और नाजरीन, आज बात करते हैं हेगल की लॉजिक पर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा माजरत खा हूँ कि मैं बहुत दिनों के बाद हाजिर हुआ। अपनी डे जॉब की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी था। इस चक्कर में मैं वीडियोस नहीं बना सका और मुझे तकरीबन 1000 से ऊपर मैसेजेस आए कि वीडियो कब आएगी यूट्यूब पर, और मेरे ईमेल पर बहुत सारे मैसेजेस आए। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ अपने काम में, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी एक ज़िम्मेदारी है कि मैं, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं फ्रीक्वेंटली आप लोगों को वीडियोस दूँ। तो उस चक्कर में हाजिर हुआ हूँ जी। आज बात करेंगे हेगल की लॉजिक पर। देखिए, हेगल की फ़िलॉसफ़ी के 3 हिस्से हैं। जो हेगल का जो पूरा सिस्टम है उसके 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से का नाम है लॉजिक, जिस पर आज हम बात करेंगे। अच्छा, मैं ये पहले ही बता दूं आप लोगों को कि हेगल ने अपनी किताब लॉजिक में, ये जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लॉजिक है, साइंस ऑफ लॉजिक में जो कैटेगरीज ड्राइव करी है ना, जो थॉट की कैटेगरीज ड्राइव करी हैं, वो कोई 40-50 हैं। उसकी मैंने एक पावर पॉइंट तस्वीर भी बनाई है, वो मेरा एडिटर लगा देगा यहाँ पे। बीइंग, नथिंग, बिकमिंग और इस तरह से करके क्वांटिटी और वो क्वालिटी और वो सारा जो 30-40 कैटेगरीज हैं, हम उनमें से कोई एक कैटेगरी भी ड्राइव नहीं करेंगे आज की वीडियो में। बस पहली जो 3 कैटेगरीज हैं वो ड्राइव करेंगे, बीइंग, नथिंग और बिकमिंग। यानी अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि शायद हम अपनी इस वीडियो में वो कैटेगरीज ड्राइव करेंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको हेगल का सिस्टम समझा दूंगा कि हेगल चाह क्या रहा है, हेगल की लॉजिक है क्या, कैटेगरीज होती क्या हैं। यानी जो ग्रीक आइडियलिज्म था वो क्या था, उनकी क्या कैटेगरीज थी, प्लेटो की क्या कैटेगरीज थी, एरिस्टोटल की क्या कैटेगरीज थी, कांट की क्या कैटेगरीज थी, और फिर हेगल की क्या कैटेगरीज थी, और इनकी कैटेगरीज में फ़र्क क्या था। तो ये मैं समझा दूंगा, लेकिन कैटेगरीज हम इंडिविजुअली ड्राइव नहीं करेंगे। वो तो अगर आप वो जानना चाह रहे हैं कि वो इंडिविजुअली कैटेगरीज ड्राइव कैसे होती है, तो उसके लिए तो आपको हेगल की लॉजिक पर पीएचडी करना पड़ेगा। तो जाके आपको वो इंडिविजुअल कैटेगरीज की डेरिवेशन समझ में आएगी। लेकिन ये कि अगर आपने आज की वीडियो गौर से सुनी तो आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि हेगल की कैटेगरीज हैं क्या, वो क्या मेथड यूज करके उनको ड्राइव कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, और एक ओवरऑल पिक्चर क्या है हेगल के सिस्टम की। तो हेगल का जो सिस्टम है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक है लॉजिक, जिस पे आज हम बात करेंगे। कैटेगरीज ड्राइव नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल एक बात करेंगे कि हेगल की लॉजिक है क्या। और लॉजिक जो है वो सारी मेंटल है, यानी जो आपकी थॉट कैटेगरीज होती हैं वो हैं, और ऑन्टोलॉजिकल भी है, क्योंकि हेगल की यहां तो थॉट ही रियलिटी है ना। हेगल आइडियलिस्ट है ना, तो थॉट ही रियलिटी है, थॉट ही बीइंग है। तो हेगल की पहली जो फिलॉसफी, जो हेगल के सिस्टम की जो पहला हिस्सा है, उसको कहते हैं लॉजिक। वो हेगल की एपिस्टेमोलॉजी भी है, वो हेगल की ऑन्टोलॉजी भी है, और वो ही हेगल की मेटाफिजिक्स भी है। लॉजिक, आज लॉजिक पर बात होगी। हेगल की फिलॉसफी का, हेगल के सिस्टम का दूसरा हिस्सा है फिलॉसफी ऑफ नेचर। यानी ये दुनिया, ये मेस, ये ग्रेविटी, ये सारी दुनिया जो है, साइंस, ये एम्पिरिकल दुनिया जिसको आप टच कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फिलॉसफी ऑफ नेचर। और हेगल की फिलॉसफी का तीसरा हिस्सा है, उसको बोलते हैं फिलॉसफी ऑफ स्पिरिट। और फिलॉसफी ऑफ स्पिरिट जो है वो फिर कॉन्शियसनेस की स्टडी है। यानी उसमें सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस है, ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस है, और फिर एंड में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक हो गए। तो सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस पर इसकी एक बहुत मशहूर किताब है, फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट वो उसकी बहुत मशहूर बुक है। अगर ये वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आया तो अगली वीडियो फिनोमिनोलॉजी पर बना लेंगे। बात समझ में आ गई हेगल की फिलॉसफी के? भाई, जब हेगल का नाम आएगा ना तो 3 हर चीज 3। हेगल की फिलॉसफी के 3 हिस्से हैं, लॉजिक, नेचर, स्पिरिट। फिर लॉजिक के 3 हिस्से हैं, नेचर के 3 हिस्से हैं, स्पिरिट के 3 हिस्से हैं, सब्जेक्टिव स्पिरिट, ऑब्जेक्टिव स्पिरिट और एब्सोल्यूट, जो आखिरी जो एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, जब आपकी एब्सोल्यूट आइडिया तक पहुंच जाती है, जहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक हो जाते हैं। तो सिस्टम क्या है हेगल का? पूरा सिस्टम क्या है?
लॉजिक, नेचर, फिनोमिनल, स्पिरिट। दोबारा से बोलता हूं, लॉजिक जिस पर आज बात होगी, नेचर और स्पिरिट जो इसकी फिलॉसफी ऑफ स्पिरिट है, उसी में फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री भी है, फिलॉसफी ऑफ आर्ट भी है, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन भी है, हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी भी है, और बहुत कुछ भी है। तो लेकिन आज बात होगी लॉजिक पर, आज नेचर पर बात नहीं होगी, आज स्पिरिट पर बात नहीं होगी। स्पिरिट में इसकी फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री आती है, आज इस पर बात नहीं होगी, आज सिर्फ लॉजिक पर बात होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो लॉजिक यानी सब जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं हेगल के, वो कहते हैं कि हेगल का जो मेन सिस्टम है ना, यानी अगर आपको हेगल को समझना है, जो उसका मेन काम है वो उसकी लॉजिक है। अगर आप उसकी लॉजिक समझ गए तो आपको हेगल का मेन सिस्टम समझ में आ जाएगा। अच्छा, दो चीजें बता दूं। एक तो मैंने बता दिया कि हेगल की हर चीज तीन 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 है, तीन, फिर उन तीनों में से एक एक के अंदर तीन तीन तीन, फिर उन तीनों में से एक एक के अंदर तीन तीन तीन। इसी तरह एक और सिस्टम भी हेगल के यहाँ है जिसको डायलेक्टिकल प्रोसेस बोलते हैं। हेगल लॉजिक में भी डायलेक्टिक्स यूज करता है, हेगल नेचर में भी डायलेक्टिक्स यूज करता है, हेगल स्पिरिट में भी डायलेक्टिक्स यूज करता है। यानी जो कॉन्शियसनेस का सफर है, जो उसकी किताब है फिनोमिनोलॉजी ऑफ द स्पिरिट, सेंस सर्टिनिटी से लेके एब्सोल्यूट की नॉलेज तक जो कॉन्शियसनेस आगे बढ़ी है वो डायलेक्टिक्स के जरिए बढ़ी है। यानी लॉजिक में भी डायलेक्टिक्स यूज करता है, ये नेचर, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, इसकी फिलॉसफी जब करता है तो भी डायलेक्टिक्स यूज करता है, और स्पिरिट की फिलॉसफी जब करता है, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री जब करता है, हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी जब करता है, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन जब करता है, फिलॉसफी ऑफ साइंस जब जो भी करता है उसमें डायलेक्टिक्स यूज करता है। यानी लॉजिक में, नेचर में और स्पिरिट में, हर तरह की फिलॉसफी में हेगल डायलेक्टिक्स को घुसाता है। कहीं कहीं जम भी जाता है, ये अच्छा भी लगता है, कहीं कहीं बहुत बुरा लगता है, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये क्या कर रहा है यार, यहां कौन सी डायलेक्टिक्स यार। मतलब कि कहीं कहीं पे तो जैसे आर्ट, रिलीजन और फिलॉसफी, ये इसका एक ट्रायड है। ये हर तीन को ट्रायड बोलते हैं। ट्रायड का उर्दू में क्या कहेंगे? तिन्ना, तीन की जोड़ी नहीं, जोड़ी तो तलाता नहीं, तिकोना। भाई वो क्या शेर है, मीर तकी मीर का शेर है ना, असहाबे तलाता की मोहब्बत के तुफैल, दाढ़ी भी जो निकली तो तिकोनी निकली। अब ये मुझे पता नहीं मीर का शेर है कि नहीं, किसी ने मीर का कह के मुझे सुनाया था, मेरा ख्याल है मीर का ही है, क्योंकि मीर इस तरह के शेर कह सकते हैं। मीर के दीवान में आपको बहुत सारे इस तरह के शेर भी मिल जाएंगे, तफरी वाले शेर। असहाबे तलाता की मोहब्बत के तुफैल, दाढ़ी भी जो निकली तो तिकोनी निकली। यार अगर किसी को, मेरे सुनने वाले को किसी को पता चले कि ये मीर का है कि नहीं यार, तो कंफर्म करना यार। दर्द गम जमा किए मीर ने, हमने भी किए। दर्दो गम जमा किए मीर ने, वो उनका शेर है ना कि दर्दो गम कितने जमा किए तो दीवान कहा। तो दर्दो गम जमा किए मीर ने, हमने भी किए। वो भी कहते थे गजल, हम भी गजल कहते हैं। कलीम आजिज का शेर है ये। दर्दो गम जमा किए मीर ने, हमने भी किए। वो भी कहते थे गजल, हम भी गजल कहते हैं। यार लोगों को पता ही नहीं, गजल बहुत पावरफुल चीज है यार। गजल कौन कौन सी जॉनराज आए और चले गए और तब्दील हो गए, और नज़म का क्या हो गया, और पता नहीं क्या क्या नहीं हाला गजल में लोगों ने क्या किया, लेकिन गजल वहीं खड़ी है भाई। गजल अजीब सा जॉनरा है, किसी जबान में, दुनिया की किसी जबान में इतना प्यारा जॉनरा नहीं है। गजल का जो जॉनरा है वैसे का वैसे खड़ा है, जब से वो भी कहते थे गजल, हम भी गजल कहते हैं। ठीक है जी, हेगल की लॉजिक, नेचर और स्पिरिट। आज लॉजिक पर बात होगी। लॉजिक वेस्टर्न फिलोसॉफिकल कैनन में सबसे मुश्किल पीस ऑफ फिलॉसफी का नाम है। इससे ज्यादा मुश्किल फिलॉसफी का कोई टेक्स्ट नहीं है, ये सब लोग मानते हैं। हेगल की लॉजिक से मुश्किल कोई फिलॉसफी नहीं है, तो इस पर तो इजमा है, मतलब कि इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम आज उसकी कैटेगरीज ड्राइव नहीं करेंगे। मैं अपने एडिटर को बोलूंगा वो वाली तस्वीर लगा दे यहां पर, जो मैंने उसकी सारी कैटेगरीज की एक तस्वीर बनाई है आप लोगों के लिए। अपना आधा दिन जाया करके पावर पॉइंट पे एक तस्वीर बनाई है जिसमें सारी कैटेगरीज लिस्ट डाउन करी है। टॉप पर जो 3 कैटेगरीज आ रही हैं, बीइंग, नथिंग और बिकमिंग, सिर्फ आज उनकी डेरिवेशन करेंगे।
बाकी अगर आपको ड्राइव करनी है, मैंने पढ़ी है, मुझे बहुत मजा आया। इन्फिनिटी की जो डेरिवेशन है वो मजा आ गया। 2-3 और डेरिवेशंस पढ़कर बहुत मैं हैरान हुआ, लेकिन बहुत जगहों पर भाई ने रख के पेला है। मतलब हर जगह भाई आपके पास एक ही डायलेक्टिक्स का वर्मा है, आप हर जगह एक ही आपके पास उसका टूल है, आप हर जगह तो नहीं ठोक सकते ना यार। मतलब अब जहां पर इसने आर्ट, रिलीजन, आर्ट और फिलॉसफी का ट्रायड बनाया है, रिलीजन, आर्ट और फिलॉसफी। अब आर्ट कैसे रिलीजन का ऑपोजिट हो सकता है? और भी बहुत सारे ट्रायड्स बनाए हैं जो बिल्कुल सेंसलेस हैं। नजर आता है कि भाई ठोकने की कोशिश की जा रही है, और लेकिन ये कि बहुत जगहों पे आप हैरान भी होते हैं। जो उसने इन्फिनिटी की जो मैंने पढ़ी वो बहुत मैं हैरान हुआ, और भी बहुत सारी डेरिवेशंस पढ़कर। बहुत बारीक काम है, बहुत जगहों पर आप हंसते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, ये तो अजीब सी बात है, लेकिन बहुत जगहों पे वो डायलेक्टिक सिस्टम, वो ट्रायड्स का सिस्टम अच्छा भी लगता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सारे ट्रायड्स से एग्री करता हूं, लेकिन ये कि भाई उसका सिस्टम है, उसके पास एक ही टूल था जो हर जगह वो डालता था, तो वो कहीं कहीं पे चल जाता था, कहीं कहीं पे अच्छा नहीं भी लगता था। तो आज लॉजिक पर बात करेंगे। लॉजिक मैंने आपसे कहा कि सबसे मुश्किल टेक्स्ट है। ये अजीब बात है कि हेगल ने नए वर्ड्स इन्वेंट नहीं किए जैसे कांट ने किए थे ना, नए वर्ड्स इन्वेंट किए थे। कांट ने नए वर्ड्स, कांट पहला आदमी था ना जो जर्मनी में फिलॉसफी कर रहा था, जर्मन जबान में, उसको नए लफ्ज ईजाद करना, नए वर्ड्स ईजाद करना पड़े। तो हेगल इसलिए मुश्किल नहीं है कि उसने नए वर्ड्स, उसने कोई नए वर्ड्स इन्वेंट नहीं किए। एक तो उसने काम बहुत मुश्किल किया, दूसरा उसने बहुत घुमा घुमा के लिखा है। यानी मैं कुछ जुमले सोचा था कि नोट करके आपको सुनाऊं कि यार ये कौन समझ सकता है, मतलब इतना घुमा घुमा कर। ये बात सही है, और भी बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, और भी बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं जो बात घुमा घुमा, जैसे हाइडेगर है, जैसे नीचा है, फालतू में सीधी बात को भी इतना घुमा। भाई नीचा ने अपनी एक बुक में, इस बुक का नाम है बियॉन्ड गुड एंड ईवल, उसमें उसने एक वर्ड यूज किया है मेंढक। भाई मेंढक तो उर्दू का या हिंदी का लफ्ज है ना, मेंढक, फ्रॉग। अब ये जर्मन जबान में आप टेक्स्ट लिख रहे हो, और आज से 150 साल पहले गूगल भी नहीं होता था, मतलब क्या अब वो जो पढ़ने वाला होगा उसको क्या मेंढक समझ में आएगा। लेकिन जान के ना, एक अपने रीडर को कंफ्यूज करने के लिए कि मुझे बहुत आता है, अब गेस करो मेंढक क्या होता है। हालांकि नीचा लैटिन भी लिखता था, बीच बीच में फ्रेंच भी लिखता था, इटालियन भी ठोक देता था, लेकिन अब मेंढक तो ना लिखो यार, लेकिन बस तंग करना लोग। तो ये कुछ फिलोसोफर्स में होता है, जान के चीजों को कॉम्प्लिकेट करना। मैं समझ सकता हूं कि लॉजिक एक इतना स्ट्रेंज टॉपिक है कि उस पर लिखने के लिए एक नया स्टाइल जरूर चाहिए होगा, लेकिन या इतना कॉम्प्लिकेट कर देना ये थोड़ा सा समझ से बाहर है। अच्छा भाई, हेगल बहुत ही ज्यादा वेल रेड आदमी था। जब आप इसका सिस्टम पढ़ेंगे आप हैरान रह जाएंगे कि आज तो लॉजिक पर बात हो रही है, लेकिन नेचर में भी इसने, साइंस में जो कुछ उस वक्त हो रहा था ना, जितनी साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी, उनको भी अपनी सिस्टम में ठोकने की कोशिश करी है। बहुत वेल रेड आदमी था, यानी मेरा ख्याल है कि उस जमाने तक जितनी बुक्स छपी थी वो पढ़ चुका था। अच्छा जी, हेगल का सिस्टम बहुत बड़ा है। हेगल के सिस्टम से कोई भी चीज बाहर नहीं है, किसी फिलोसफर का सिस्टम इतना बड़ा नहीं है। हालांकि हेगल का सिस्टम एमिनेंट सिस्टम है, यानी कि ट्रांसेंडेंटल सिस्टम नहीं है, दुनिया के अंदर का सिस्टम है, यूनिवर्स के अंदर का सिस्टम है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सिस्टम है। किसी और फिलोसोफर का सिस्टम इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि हेगल ने क्या किया कि बहुत सारे पुराने फिलोसोफर्स के सिस्टम को भी अपने सिस्टम में डाल दिया। अभी आप देखेंगे हेगल के सिस्टम में प्लेटो का सिस्टम भी है, हेगल के सिस्टम में एरिस्टोटल का सिस्टम भी है, हेगल के सिस्टम में डेकार्ट भी है, हेगल के सिस्टम में स्पिनोजा भी है, हेगल के सिस्टम में हेराक्लाइटस भी है, हेगल के सिस्टम में परमेनिडीज भी है, हेगल के सिस्टम में इतने सारे लोगों का सिस्टम जब आप मिला देंगे और एक बड़ा सिस्टम बनाएंगे तो कितना बड़ा सिस्टम हो जाएगा। क्योंकि हेगल के यहां गलत कुछ नहीं होता। अगर कोई फिलोसोफर गलत था तो भी वो सही था। हेगल की यहां नेगेटिव की बड़ी वैल्यू है। तो नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव अभी डिस्कस करेंगे ये सब कुछ, लेकिन सिर्फ बता ही रहा हूं क्योंकि अगर कोई फिलोसोफर का सिस्टम गलत साबित हो चुका है तो भी वो सही था अपने जमाने में, क्योंकि वो जो सफर है रैशनैलिटी का, उस सफर का वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो हेगल ने जैसे मटीरियलिज्म, हेगल आइडियलिस्ट है, हेगल आइडियलिस्ट है, मटीरियलिस्ट नहीं है, लेकिन हेगल के सिस्टम में मटीरियलिज्म भी है। जैसे वो मार्क्स ने मशहूर किया ना, कार्ल मार्क्स ने, कि जी हेगल का तो सिर्फ आइडियाज का काम है, मैटर का काम मेरा है। भाई जितना मैटर का काम मार्क्स के अंदर है उतना ही मैटर का काम हेगल के अंदर भी है। हेगल से कुछ बाहर नहीं है। वो ऐसी मशहूर कर दिया कि नहीं हेगल सिर्फ आइडियाज की बात करता है, मैटर की बात, हेगल की मैटर, हेगल की एक कैटेगरी है मैटर। अभी बताऊंगा कैटेगरी क्या होती है।
तो कहने का मतलब यह है कि हेगल ने सारे सिस्टम्स को अपने सिस्टम में डाल लिया, इसलिए इसके सिस्टम बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया। अच्छा जी, ये ग्रीक से पागलों की तरह मोहब्बत करता था, यूनानियों से। एरिस्टोटल का तो ये डिसाइपल था, लेकिन वैसे भी जो ग्रीक ट्रेजिडी थी, जो ग्रीक लॉस थे, जो ग्रीक रिलीजन था, ये बस दिल से ये ग्रीक था। मैंने किसी फिलोसोफर को ग्रीक्स को इतना ज्यादा रिगार्ड करते हुए नहीं देखा। नीचाक को भी ग्रीक्स बहुत पसंद थे, हाइडेगर को भी पसंद थे, लेकिन हेगल जिस तरह से ग्रीक्स पर मरता है और ग्रीक्स को जो रुतबा देता है, मैंने बहुत कम फिलोसोफर्स में देखा है। रोमन्स इसको पसंद नहीं थे, चाहे रोमन रिपब्लिक हो, चाहे रोमन रिपब्लिक हो, चाहे रोमन एम्पायर हो। हेगल रोमन को समझता था कि यहां मैंने लिखा है रोमन्स एज एसेंशियली अ बैंड ऑफ रॉबर्स who got together and then required strong practical laws, eventually tyranny, to keep them from turning on each other. तो ये उनको समझता था कि बस वो बदमाश थे, रोमन्स जो थे बदमाश थे बेसिकली, इसलिए उन्होंने दुनिया पे कब्जा किया होता। अच्छा, एक बात बता दूं, हेगल को लॉस से नफरत है, किसी भी तरह के लॉस से नफरत है। भाई बहुत, मेरा ख्याल है कांट के बाद जर्मन आइडियलिज्म में सबसे बड़ा नाम हेगल का है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन से इसको इश्क था जी। फ्रेंच रेवोल्यूशन हर साल ये सेलिब्रेट करता था। ये 20 साल का था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, और फ्रीडम इसकी फिलॉसफी का मेन पॉइंट है। हेगल की फिलॉसफी को अगर एक लफ्ज में ट्रांसलेट करें तो वो बनेगा फ्रीडम। ये समझता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो गोरा नहीं बोलता हूं, थोड़ा पॉलिटिकल इनकरेक्ट हो जाएगा, जो प्रोटेस्टेंट वेस्ट है ना, अगर मैं बोलूं ना प्रोटेस्टेंट वेस्ट, इसका मतलब है गोरा, गोरे। ये समझता था कि ये जो प्रोटेस्टेंट वर्ल्ड है ना, जो वेस्ट ऑफ द यूरोप, जो प्रोटेस्टेंट वर्ल्ड है, इन लोगों के अंदर एक कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई है फ्रीडम की, जो बहुत बड़ी बात है। यानी थ्रू आउट हिस्ट्री ह्यूमन सिविलाइजेशन में हर सिविलाइजेशन को फ्रीडम की कॉन्शियसनेस नहीं थी, लेकिन हम गोरों में फ्रीडम की कॉन्शियसनेस आ गई है, खासतौर पे फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद। फ्रीडम इसकी जिंदगी, इसकी फिलॉसफी का मेन पॉइंट है। अच्छा जी, मुझे पता है हेगल के बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स हेगल के खिलाफ भी हैं। जितने एनालिटिकल, यार मेरे बालों को क्या हो रहा है, ये सेट हो जाओ यार। जितने एनालिटिकल फिलोसोफर्स गुजरे हैं वो तो बिल्कुल ही हेगल को नहीं मानते। यानी बर्ट्रैंड रसल ने इसको कहा कि सारा सिस्टम इसका बकवास है, बल्कि वो अल्लामा इकबाल ने भी तो कहा है ना, हेगल का सदफ गोहर से खाली है, इसका तलिस्म सब ख्याली। तो जाहिर सी बात है यार, सिस्टम तो ख्याली है ना, मतलब एक कैटेगरी से। अच्छा, हेगल की जो कैटेगरीज हैं, एक से दूसरी ड्राइव होती है, दूसरी से तीसरी ड्राइव, तो बहुत आपको डेरिवेशन में लगेगा कि यार बहुत जगहों पे बहुत ज्यादा खींच भी दिया है मामला। तो बहुत सारे लोग हेगल के सिस्टम को नहीं मानते, कहते हैं यार क्या, जैसे शोपेनहावर था, वो कहता था बस कर जाए यार, ये क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई है। जैसे बर्ट्रैंड रसल था, कार्ल पॉपर था, और भी बहुत सारे फिलोसोफर्स ने हेगल पर यह भी इल्जाम लगाया है कि तुम्हारे दिमाग में एब्सोल्यूट, हेगल के सिस्टम का जो एंड है ना, वो है द एब्सोल्यूट आइडिया, खुदा। लेकिन हेगल कहता यह है कि मैं उस नतीजे पर नहीं पहुंचा हूं, मैंने तो थॉट का सफर शुरू किया था, डायलेक्टिकल मेथड यूज करके एक कैटेगरी दूसरे को ड्राइव करती गई, और इवेंचुअली हम एक ऐसी कैटेगरी पर पहुंच गए जिसपे सारी कैटेगरीज खत्म हो जाती हैं, वो है द एब्सोल्यूट, द आइडिया, द गॉड। बाकी फलसफी ये बोलते हैं कि बस कर जाए यार, तूने पहले से ये सोचा हुआ था और बस उस तक पहुंचने का तुमने एक रास्ता चाहिए था। ये बोलना कि नहीं ये कैटेगरीज खुद ड्राइव हुई हैं, दैट्स हाउ थिंकिंग वर्क्स। यानी कि अगर आप बीइंग से सोचना शुरू कर दो तो आप गॉड पे पहुंचोगे। मैं वो सारी बीइंग से लेकर एंड तक पूरा सिस्टम समझाऊंगा आपको, लेकिन बहुत सारे, नीचा ने भी यही कहा, एक दो जगह रिचर्ड रोटी ने भी यही लिखा कि नहीं यार ये तुम्हारे दिमाग में पहले से था कि खुदा पे पहुंचना है, और मतलब बस कर जाओ। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप बीइंग से डायलेक्टिकली सोचना शुरू कर दो और कैटेगरीज ड्राइव करना शुरू कर दो तो आप
खुदा पे पहुंच जाओगे, ये हमें टोपी नहीं कराओ, आपके दिमाग में पहले से था कि यहां पहुंचना है। अच्छा जी, हेगल के सिस्टम पर बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी किए जाते हैं। हेगल के सिस्टम को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये बहुत ही यूरोसेंट्रिक सिस्टम है। ये समझता था कि सिर्फ ये जो व्हाइट रेस है, सिर्फ इसके अंदर कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रीडम है। इसने अफ्रीकन्स के बारे, पूरे चाइनीज कॉन्टिनेंट को इसने इग्नोर किया। यानी जब आप फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री कर रहे हो, पूरे चाइना को आपने इग्नोर कर दिया। इसने इंडियंस को कहा कि इनके अंदर सेंस ऑफ फ्रीडम नहीं है। ये हमारा इंडिया जो है कि जी इनके अंदर तो कास्ट सिस्टम है और कास्ट सिस्टम तो आपको फ्रीडम नहीं देता, तो इन लोगों के अंदर तो फ्रीडम नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है फ्रीडम की। अब ये एक लफ्ज यूज करूंगा, थोड़ा सियासी तौर पे इनकरेक्ट है, ब्लैक्स या काले। इसने तो नीग्रोस का वर्ड यूज किया है कि जी नीग्रोस के अंदर कोई सेंस ऑफ, उनके अंदर कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रीडम ही नहीं है। कार्ल मार्क्स ने भी हेगल के सिस्टम को एक मैग्निफिसेंट फेलियर लिखा। हालांकि कार्ल मार्क्स ने बहुत छापा है, हेगल से बहुत फायदा उठाया है, कम से कम उसके डायलेक्टिक्स, जो उसका डायलेक्टिकल मेथड है उससे तो बहुत फायदा उठाया है मार्क्स ने। लेकिन मार्क्स ने हेगल के सिस्टम को एक मैग्निफिसेंट फेलियर कहा। कियरकेगार्ड ने भी हेगल के सिस्टम को एक मैग्निफिसेंट फेलियर कहा। हेगल ने जो अपनी फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री लिखी, उसमें चाइना को बिल्कुल ही आउट कर दिया, उसमें रशिया को बिल्कुल ही आउट कर दिया, उसमें स्लेविक स्टेट्स को बिल्कुल ही आउट कर दिया। वो समझता है कि हेगल जाहिर सी बात है समझता है कि हिस्ट्री एक प्रोग्रेशन का नाम है, और जहां स्टार्टिंग हुई थी एशिया से और एंडिंग हुई है यूरोप पर, तो यूरोप जो है वो सबसे आगे है। हाँ, मैंने आपको बता दिया, अफ्रीका को आउट कर दिया, चाइना को आउट कर दिया, रशिया को आउट कर दिया। वो समझता था कि कल्मिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेस हो चुका है यूरोप में, यानी जितनी कॉन्शियसनेस फ्रीडम की आनी चाहिए थी वो आ चुकी है यूरोपियंस के अंदर। इससे ज्यादा आपको नए आइडियाज नहीं आ सकते। ही सॉ यूरोप एज द कल्मिनेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रीडम, यानी जितना फ्रीडम अब यूरोपियंस के अंदर आ गया है, इससे ज्यादा कोई फ्रीडम नहीं होता। यानी ये जो डेमोक्रेसी है, लिबरल वैल्यूज हैं, बस ये जो फ्रीडम है, इससे ज्यादा और क्या होगा। यानी ये इसीलिए तो फुकुयामा ने किताब लिखी ना, एंड ऑफ हिस्ट्री, कि बस अब और कोई इस तरह के, ये जो लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म है, इससे ज्यादा और आजादी अब आपको क्या चाहिए। वो जो फुकुयामा को वो पढ़ी हुई है, द हिस्ट्री, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन बाय फ्रांसिस फुकुयामा। हाँ भाई, इसने कालों के बारे में बहुत ज्यादा बुरा अल्फाज यूज किए। ये उनको इंफीरियर रेस समझता था। ये समझता था कि उनके अंदर कॉन्शियस नहीं है इतनी डेवलप्ड जितनी के बाकी रेसेस के अंदर है। ये समझता था कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा ये जो वाइट्स होते हैं उनके अंदर है। इसने ये जो अमेरिकन इंडिजिनस लोग थे उनके भी खिलाफ बहुत बहुत कुछ लिखा। इसने औरतों के खिलाफ लिखा। इसने कहा कि औरतें बहुत ज़्यादा जज्बाती होती हैं, उनको दे शुड नॉट लीड और दे शुड नॉट बी द हेड ऑफ द स्टेट। इसने जंगों की बड़ी तारीफ लिखी। ये नेगेटिव पॉजिटिव में चलता है ना, तो इसकी यहाँ जंगें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रेवोल्यूशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो मिलिटराइजेशन हुई ना यूरोप में 19th एंड 20th सेंचुरी में, वो बहुत ज़्यादा ब्लेम लोग इस पर भी करते हैं। बस कहने की बात ये है कि भाई ये समझता था कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना भाई, वो सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। हिस्ट्री में इससे ज़्यादा कोई वेल डेवलप्ड नहीं था, और डेवलप्ड मटीरियल सेंस में नहीं, कॉन्शियसनेस के सेंस में। यानी हमसे ज़्यादा कॉन्शियस फ्रीडम का किसी के अंदर नहीं, कभी भी नहीं था, हम सबसे आगे। तो बहुत ही वीक एरिया है वो इसकी फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री का। जब मैंने पढ़ा, मैंने सबसे पहले इसकी फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री पढ़ी थी, मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये क्या लिख रहा है। मतलब अभी देखो ना, रशिया कहाँ जा रहा है, चाइना कहाँ जा रहा है। अगले जो दौर आने वाला है, वो अफ्रीका ने पिछले 20-25 सालों में जो तरक्की करी है, लोगों को पता ही नहीं है भाई। अफ्रीका जाग गया है भाई। अच्छा जी, मैंने बताया फ्रीडम इसकी फिलॉसफी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता था कि सारे जो सिविलाइजेशंस गुजरी हैं, सारे जो कल्चर्स हैं दुनिया में, उन सबको बराबर कॉन्शियस नहीं है फ्रीडम की, कि इंसान को फ्री होना चाहिए, इंसान को सेल्फ डिटरमाइनिंग होना चाहिए। कुछ कल्चर्स में होता है, कुछ कल्चर्स में नहीं होता। ये समझता था कि जैसे ज्यूज हैं, अब वो अपने आप को खुदा का गुलाम कहते हैं। कहता है उनके अंदर तो कॉन्शियसनेस ही नहीं है फ्रीडम की।
इंडियन कास्ट सिस्टम को ये कहता था उनके अंदर कॉन्शियसनेस ही नहीं है फ्रीडम की। यानी हेगल ये समझता है कि द वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर हेगल इज सिंपली द प्रोग्रेस ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रीडम। दुनिया की जो तारीख है वो सिर्फ इतनी सी है कि इंसानों के अंदर फ्रीडम की कॉन्शियसनेस किस तरह से बढ़ रही है, ये ह्यूमन हिस्ट्री है, दैट्स इट। ये समझता था कि ये यूरोपियन मॉडर्न एरा है, इसमें इन्होंने अटेन कर ली है एक कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रीडम के जी इंसानों को आज़ाद होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। ये समझता था कि सदियों तक इंसान ये समझते रहे कि इंसान कभी आज़ाद नहीं हो सकेंगे। ये एक बिलीफ था जो हजारों सालों से इंसान गुलाम थे, इंसान के, फ्यूडल्स के, लॉर्ड्स के और जो दूसरे कास्ट सिस्टम दुनिया में होते हैं। तो ये समझता था कि इंसान कभी सोच भी नहीं सकता था कि इंसान आज़ाद हो जाएगा, लेकिन एक दिन आया कि इंसान आज़ाद हो गया और यूरोप इसमें सबसे आगे है। अच्छा जी, हेगल के सिस्टम पर बात करने से पहले यानी जो उसके लॉजिक का सिस्टम है उस पर बात करने से पहले एक दो बातें बहुत ज़रूरी हैं जिस दौर में ये काम कर रहा था उस दौर से रिलेटेड। पहली बात तो यह है कि ये इनलाइटनमेंट के दौर का आदमी है। इनलाइटनमेंट के दौर में हुआ क्या कि वेस्ट में ना बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया था। ऊपर से चर्च भी हट गया था, फ्यूडल्स भी हट गए, बादशाह भी हट गया, तो एक बहुत बड़ा एपिस्टेमोलॉजिकल गैप क्रिएट हो गया था और सब लोग कोई सिस्टम ढूंढ रहे थे, नया सिस्टम, कि भाई अब क्या करना है। अगर बाइबल भी हटा दो, चर्च भी हटा दो, बादशाह भी हटा दो, तो अब कैसे होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये जो सारा काम हुआ है, ये जो सारे फिलोसोफर्स थे ना, यार आपको एक चीज समझाता हूं, ये जो सारे फिलोसोफर्स थे ना, ये प्रोटेस्टेंट्स थे। कैसी ये सारे खुदा ढूंढ रहे थे। चलो अब आपको ये बात बताता हूं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना, तो आप मतलब ये क्यों एक दिन डेकार्ट उठा और उसने पूरा एक सिस्टम लिख दिया, क्यों एक दिन स्पिनोजा उठा और उसने पूरा सिस्टम लिख दिया, क्यों एक दिन इमैनुअल कांट उठा उसने पूरा सिस्टम लिख दिया, क्यों एक दिन हेगल उठा उसने पूरा सिस्टम लिख दिया, क्यों ऐसा क्यों? आज तो कोई नहीं उठ के लिख रहा सिस्टम। भाई कुछ हुआ होगा ना कि हेगल ने कहा जी मेरा खुदा रीजन है, हेगल ने कहा मेरा खुदा रीजन है, हेगल ने कहा मिरेकल्स विरिकल, कांट ने कहा ये मिरेकल्स, ये बाइबल, ये सब बकवास है, मेरा खुदा रीजन है। कांट का खुदा रीजन है, हेगल का खुदा तो वाकई में रीजन है। यानी कांट में तो चलो मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहा हूं, हेगल का खुदा, हेगल का जो द एब्सोल्यूट है ना, हेगल का जो द आइडिया है, उसको द एब्सोल्यूट कह लें, द आइडिया कह लें, जो मेरा एडिटर यहां पे वो तस्वीर लगा देगा। हेगल का खुदा तो वाकयातन सिस्टम है, उसको लोगोस बोलते हैं। जो बाइबल की पहली आयत है ना जॉन की, इन द बिगिनिंग वॉज द लोगोस, लोगोस कहते हैं रीजन को, कॉस्मिक रीजन को। किसने, एनाक्सागोरस ने कहा था सबसे पहले कि ये कायनात की एक एक चीज में रीजन है, रीजन, देयर इज अ यूनिवर्सल लोगोस वर्किंग एवरीवेयर। ये कायनात का खुदा रीजन, हेगल का खुदा रीजन। तो ऐसा क्यों हुआ भाई? एनाक्सागोरस यार कितना बड़ा आदमी होगा, उसने एक दिन उठ के सूरज को देखा और उसने कहा भाई ये कोई देवता नहीं है, ये तो आग का गोला है। तो मुझे बताइए ना कि ये ऐसा क्या हुआ 17वीं 18वीं सदी में कि डेकार्ट उठा उसने पूरा सिस्टम लिख दिया, स्पिनोजा उठा उसने पूरा सिस्टम लिख दिया। भाई डेकार्ट ने यह कहा कि हम रीजन के जरिए खुदा तक पहुंच सकते हैं, पहला आदमी था जिसने ये बात करी। लेकिन वो बाइबल वाला खुदा नहीं। भाई मैं सवाल ये आपसे पूछ रहा हूं कि क्यों हुआ ऐसा 17वीं 18वीं सदी में कि ये सब लोग उठ के, हेगल ने पूरा सिस्टम लिख, इतना बड़ा सिस्टम लिख दिया, अपना खुदा बना लिया रीजन को। कांट ने पूरा सिस्टम लिख दिया, जर्मन आइडियलिज्म शुरू ही कांट से हुई ना। तो क्यों हुआ, इनको क्या जरूरत पड़ी एक पूरा सिस्टम देने? यार मेरे बाल, पूरा सिस्टम देने की इनको क्या जरूरत पड़ी? देखिए मैं, अच्छा मुझे ना अब ये एक सवाल मेरे दिमाग में, और ये तो एक मैंने आप लोगों से सवाल किया कि आज तो कोई नहीं लिख रहा उठ के सिस्टम, पूरे मिडीवल पीरियड में किसी ने नहीं लिखा उठ के सिस्टम। पहले ग्रीक्स लिखते थे,
पूरा सिस्टम, प्लेटो ने दिया पूरा सिस्टम, एरिस्टोटल ने दिया पूरा सिस्टम, और बाकी प्री सोक्रेटिक्स का काम जाया हो गया। अभी तो दुनिया को पता ही नहीं है कि कितना बड़ा नुकसान हो। अगर प्री सोक्रेटिक्स के काम के जाया होने पर कोई मातम करता है ना, वो सिर्फ नीचा करता है। वो जो रोता है ना कि यार, वो लोगों को पता नहीं है कि वो कितनी ओरिजिनल थॉट थी जो जाया हो गई। यार हम लोग, अभी आपको कैटेगरीज बताऊंगा तो समझ में आएगी ना कि ओरिजिनल थॉट क्या होती है। तो सवाल मेरा आप लोगों से यह है कि ऐसा क्या हुआ कि 17th 18th सेंचुरी में ये 4-5 फलसफी आए, और फिक्टे आया, शेलिंग आया, हेगल आया, डेकार्ट आया, स्पिनोजा आया, और इन्होंने उठ के पूरा पूरा सिस्टम देना शुरू कर दिया। पहले ग्रीक्स दिया करते थे 2500 साल पहले। फिर अगर आप मुझे सुनते आए हैं ना बहुत अरसे से, आपको मेरी पिछली वीडियोस में इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। अच्छा जी, अब मैं आपको सवाल का जवाब भी दे रहा हूं, और मुझे बहुत सारी ईमेल्स आती हैं लड़कों की, पाकिस्तान से ज्यादातर, और इंडिया से कम आती हैं इस टॉपिक पर, लेकिन बहुत सारी आती हैं एथीज्म के बारे में, कि भाई एथीज्म के बारे में आपका क्या ख्याल है। मुझे जब से मैंने चैनल शुरू किया, मेरा ख्याल है कि अब तक मिला के कोई 500-600 ईमेल्स आ चुकी होंगी कि एथीज्म के बारे में आपका क्या ख्याल है। अच्छा जी, मुझे बहुत सारी ईमेल्स आती हैं कि एथीज्म के बारे में आपका क्या ख्याल है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि हमारे दरमियान और रियलिटी के दरमियान, हमारे दरमियान और हकीकत के दरमियान बहुत ज्यादा फासला है। हम लोग रियलिटी तक नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते, लेकिन अभी तक तो नहीं है। तो हम वो डिस्टेंस जो है हमारे दरमियान और रियलिटी के दरमियान, हम उस डिस्टेंस को कहानियों से कवर करते हैं। देखिए, मैं इस बात पर 100% यकीन रखता हूं कि इस कायनात की कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन तो है, ठीक है, यानी कोई ना कोई रीजन तो है, कुछ तो है, कोई एक्सप्लेनेशन तो है। यानी तो हमारे दरमियान और उस रीजन, उस रियलिटी के दरमियान जो डिस्टेंस है, हम लोग उसको कवर करते हैं स्टोरीज के साथ, हम लोग उसको कवर करते हैं किसी नैरेटिव के साथ। एक बहुत बड़ा नैरेटिव उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए यूज किया जाता है रिलीजन। तो रिलीजन उसकी बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। और एक और जो नया, देखिए वेस्ट में क्या हुआ, जो डेथ ऑफ गॉड है ना, ये बहुत बड़ा इवेंट है। यानी डेथ ऑफ गॉड छोटा इवेंट नहीं है। एक आदमी का मरना बहुत बड़ा सदमा होता है, तो ये जो डेथ ऑफ गॉड होती है ना, ये तो बहुत बड़ा इवेंट है। जब 16-17 सेंचुरी में यूरोप ने ये रियलाइज किया कि यार ये तो हमारे साथ हैंड हो गया, ये तो बातें सही नहीं है। क्रिश्चियनिटी पर से जब इनका ईमान उठना शुरू हुआ, लेकिन ये लोग डेथ ऑफ गॉड सरवाइव कर गए। हालांकि इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। यूरोप जो है, यूरोप दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा एरिया है, यूरोप सबसे ज्यादा अमीर एरिया है, इन्होंने पूरी दुनिया को लूटा है, इनके पास बहुत पैसा है। तो यूरोप ने डेथ ऑफ गॉड को सरवाइव कर लिया। हालांकि इनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, एग्जिस्टेंशियलिज्म के, नाइलिज्म के, पता नहीं। और आपको पता है, ये जो वेस्ट है, इनके अंदर जो वायलेंस की प्रोपेंसिटी है ना, ये बहुत ज्यादा है। इन्होंने बहुत बहुत वायलेंस इन्होंने दुनिया में किया है। यानी तो, और खास तौर पर ये डेथ ऑफ गॉड के बाद, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, और इवन डेथ ऑफ गॉड से पहले भी, यानी अमेरिका में इन्होंने जो किया, अफ्रीका में जो किया यार, जो लियोपोल्ड ने किया, जो जर्मन था। तो लेकिन ये लोग सरवाइव कर गए डेथ ऑफ गॉड को। क्यों सरवाइव कर गए आपको पता है? क्योंकि ये लोग दे वेंट बैक टू ग्रीक फिलॉसफी। इनको ग्रीक फिलॉसफी ने बचा लिया। इनका बिलीव ये था कि ये जो बाइबल है, ये तो ओरिएंटल्स की है, ये तो ईस्ट से आई है। ये समझते थे कि ईस्ट में प्रॉफिट्स पैदा होते हैं और वेस्ट में हमारे पास फिलोसोफर्स पैदा हुए थे। तो इन्होंने जब क्रिश्चियनिटी को छोड़ा, तो इन्होंने दे वेंट बैक टू ग्रीक्स। यानी ग्रीक फिलोसोफर्स ने 2500 साल के मरने के बाद भी कब्र से इन लोगों की हेल्प करी, और इन लोगों ने रीजन को अपना खुदा बना लिया। ये जो प्रोटेस्टेंट वर्ल्ड है ना, इनका खुदा रीजन है। कांट का खुदा रीजन है, हेगल का खुदा रीजन है, डेकार्ट का खुदा रीजन है। और फिर बाद में जब कांट ने और इन लोगों ने मिलकर
रीजन को इतना ऊपर ले गए और पैशंस को भी दबाने का, तो फिर वो डेविड ह्यूम और वो रूसो और वो लोग पैशंस को ऊपर लेकर आ गए, जो रोमांटिक मूवमेंट शुरू हुई। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब इन लोगों पर डेथ ऑफ गॉड का टाइम आया तो इन लोगों ने रीजन को पकड़ लिया। इसलिए ये लोग सारे ये सिस्टम्स ढूंढ रहे थे। हेगल सिस्टम ढूंढ रहा था कि उनकी करना है। अब डेथ ऑफ गॉड के बाद हमें क्या करना है? नीचा का ओवरमैन तो नहीं आया ना भाई, नीचा का ओवरमैन नहीं आया जो आपको मोरालिटी के नए स्टैंडर्ड्स दे सके, गुड एंड बियॉन्ड के बाद, गुड एंड इवल के बाद। नहीं, नीचा का ओवरमैन नहीं आया। इन लोगों को रीजन पर जाना पड़ा दोबारा। नीचा ने रीजन के खिलाफ लिखा, रूसो ने लिखा, डेविड ह्यूम ने लिखा, वो पैशंस के फेवर में थे। लेकिन ओवरमैन कोई नहीं आया, अब तक नहीं आया। ये एलॉन मस्क, ये ओवरमैन तो नहीं है, ये कोई मोरालिटी के नए स्टैंडर्ड्स तो नहीं दे रहे। ये तो अपने अगले क्वार्टर के प्रॉफिट के लिए, इसको पता चले कि सारे इंसानों को मरवा दो तो ये मरवा दें ये लोग। इनको अगले क्वार्टर की परवाह भाई, हमारी इंसानियत के साथ क्या कर रहे हैं, प्लेनेट के साथ क्या हो रहा है इनको। तो नीचे का ओवरमैन नहीं आया। दे वेंट बैक टू रीजन और फिर बाद में पैशंस। तो ये लोग सरवाइव कर गए क्योंकि ये अमीर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। जरूरी नहीं है कि हर कौम डेथ ऑफ गॉड को सरवाइव कर जाए। ये लोग एक ऐसा सिस्टम ढूंढ रहे थे जिसके थ्रू मोरालिटी लेके आई जा सके। मोरालिटी के रूप, जो कांट का जो सिस्टम है, खुदा के बगैर एक मोरालिटी का सिस्टम है। यानी कांट के सिस्टम में खुदा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो प्योर प्रैक्टिकल रीजन जिसको कांट बोलता है। तो ये जो साइंस है ना भाई, साइंस भी रियलिटी से बहुत दूर है। मतलब ये नहीं है कि साइंस रियलिटी तक पहुंच गई। वो रिचर्ड रोटी बोलता था ना कि साइंस इज नॉट इन द बिजनेस ऑफ ट्रूथ एनी मोर, साइंस इज अ यूटिलिटी, आपकी जिंदगी आसान करेगी। साइंस को बहुत कुछ नहीं पता, बहुत बड़ी बड़ी अजम्पशंस पे खड़ी है। पहला सेल कैसे भाई, पहला लिविंग सेल कैसे बना नहीं पता। बहुत सारी अजम्पशन है, सल्फर मिला, ये मिला, ये एलिमेंट मिल गया, पानी, धूप, ये वो मिला लो, सारे एलिमेंट्स तो है ना हमारे पास, दुनिया में है, बना के दिखाओ, लाइफ पैदा करके दिखा दो। ये कॉन्शियसनेस क्या है, ग्रेविटी क्या है, बहुत सारी बेसिक चीजें। हम 1000 साल तक यूक्लिडियन ज्योमेट्री को, भाई प्लेटो ज्योमेट्री को खुदा समझता था। सोक्रेटिस हो, उसके डायलॉग्स पढ़े, ज्योमेट्री की क्या इज्जत थी ग्रीक्स की। पाइथागोरस क्या समझता था ज्योमेट्री। यूक्लिडियन ज्योमेट्री गलत साबित हुई। गलत से मुराद मतलब नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री इन्वेंट करनी पड़ी। पता चला कि नहीं यार, ये तो हमारा हिसाब किताब था भाई। हम ऐसे खुश हो रहे कि ज्योमेट्री पे दुनिया बैठी हुई है। नहीं भाई, ज्योमेट्री पे नहीं बैठी हुई दुनिया, ये कायनात ज्योमेट्री पे नहीं बैठे, हमने एक हिसाब किताब लगा लिया है। ऐसे बहुत सारे इंसानों के बिलीफ सिस्टम टूटे 17वीं 18वीं सदी में। तब जाके इन लोगों ने कहा कि नहीं, साथ को नया सिस्टम ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए इन लोगों ने रीजन को खुदा बना लिया। तो भाई मैं कहने की बात यह है, जिस तरह से रिलीजन है उसी तरह से साइंस है। आपने रिलीजन को रिप्लेस कर दिया साइंस से। पता साइंस को भी नहीं है। साइंस में आसानी है कि वो अपग्रेड होती रहती है, रिलीजन रिफॉर्म नहीं होते। बहुत सारे लोग समझते हैं क्रिश्चियनिटी रिफॉर्म हुई थी। अब उनको पता ही नहीं है। वो समझते हैं कि यार, मैं क्या बोलूं यार भाई, प्रोटेस्टेंटिज्म का रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। लूथर जो था ना, वो चर्च से ज्यादा कट्टर था। बता के थक गया हूं। ज्विंगली जो था, चर्च से ज्यादा कट्टर था। ये जो प्रोटेस्टेंट मजहब जो शुरू में आया था ना, ये कैथोलिक चर्च के रिलीजन से ज्यादा कट्टर था। ये रिफॉर्मेशन नीचे की तरफ नहीं हुई थी, ऊपर की तरफ हुई थी, सख्ती की तरफ हुई थी। लोग पढ़ते नहीं है, फिर बहस करने आ जाते हैं। रिफॉर्मेशन कोई रिलीजन रिफॉर्म नहीं होते। प्रोटेस्टेंटिज्म का कोई ताल्लुक नहीं है रिलीजन। उन लोगों ने रीजन को खुदा बना लिया, लानत भेज दी उन्होंने। ये जो लूथर थे, कोई लूथर के सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा दुनिया में। यानी उन्होंने छोड़ दिया क्रिश्चियनिटी। रिफॉर्म नहीं हुई क्रिश्चियनिटी। कैथोलिक चर्च आज तक रिफॉर्म नहीं, वही कर 2000 साल से जो उनके मित्सवा, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, आज भी कोई औरत प्रीस्ट नहीं बन सकती किसी चर्च की। एक पेरिश के चर्च की प्रीस्ट नहीं बन सकती। तो पोप बनना तो बहुत, अभी पोप का इलेक्शन हुआ, सारे मर्द थे, कोई था वहां पे औरत। कार्डिनल बनना तो बहुत दूर की, डीकन बनना तो बहुत दूर की बात है। पेरिश की प्रीस्ट नहीं बन सकती औरत। तो कहने की बात यह है, इन लोगों ने रीजन को खुदा बना लिया। तो हमें रियलिटी का नहीं पता। उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम कभी रिलीजन यूज करते हैं, कभी साइंस यूज करते हैं। लेकिन जैसे यानी साइंस भी एक तरीके से, यानी जो स्टोरी है, ये भी हमें रियलिटी तक नहीं लेके जा सकती जिस तरह से रिलीजन है। मैं समझता हूं जो जिस बिलीफ सिस्टम पर है उसको उस बिलीफ सिस्टम में रहना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप रैशनैलिटी के करीब होते चले जाएं, आहिस्ता आहिस्ता करके।
आप रैशनैलिटी को पकड़ना शुरू करें। और यूरोपियंस ने तो रैशनैलिटी को ही खुदा बना लिया, जैसे कांट और हेगल वगैरह ने। हमारे यहां तो ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहां लोग एथिज्म की बातें जरूर करते हैं, लेकिन किसी ने रैशनैलिटी, हमारे यहां तो इस्लाम को रैशनलाइज कर रहे हैं, जो गामदी साहब कर रहे हैं, और कुछ हमारे यहां रीजन को इस्लामाइज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सारी साइंस जो है वो सारी साइंस इस्लाम ने पहले से बताई हुई है। तो हमारे यहां रीजन के साथ बेसिकली खिलवाड़ हो रहा है, रीजन की तरफ नहीं जाया जा रहा। लोग समझ रहे हैं कि ये जो इस्लाम को रैशनलाइज कर रहे हैं गांधी साहब, इससे इस्लाम रिफॉर्म हो जाएगा। उनको पता ही नहीं है कि इनके साथ हो क्या रहा है। इनको 50 साल के बाद पता चलेगा इनके साथ क्या हो गया। आप किसी के मेटाफिजिकल नैरेटिव को रैशनलाइज नहीं कर सकते। आप अपने नैरेटिव पर रहें या उसको छोड़ दें, उसको रैशनलाइज नहीं करें। इससे बड़ा धोखा तो दिया ही नहीं जा सकता इंसानों को कि उनके मेटाफिजिकल नैरेटिव को कोई आके रैशनलाइज कर दे। ये हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने किया है। हर रिलीजन में एक ऐसा पैदा होता है जो उसको उसके मेटाफिजिकल नैरेटिव को रैशनलाइज करता है। मैं इसको बहुत बुरा काम समझता हूं। तो भाई कहने की बात ये, मुझसे एथिज्म के बारे में पूछा गया, और ये सवाल मेरा ये था कि ये लोग सिस्टम क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि ये लोग डेथ ऑफ गॉड से गुजरे थे, बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया था, इन लोगों ने रीजन को खुदा बना लिया। वेस्ट ने, प्रोटेस्टेंट्स ने, ये सारे फिलोसफर्स प्रोटेस्टेंट थे। हेगल प्रोटेस्टेंट था, कांट प्रोटेस्टेंट था, फ्रेडरिक नीचा प्रोटेस्टेंट था। अभी कोई नीचे आके लिखेगा वो तो एथियस्ट था भाई, खानदान से तो प्रोटेस्टेंट था ना। शोपेनहावर प्रोटेस्टेंट था, गोएटे प्रोटेस्टेंट था, बर्ट्रैंड रसल प्रोटेस्टेंट था भाई, ये जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, ये जेरेमी बेंथम, ये जॉन स्टुअर्ट मिल, ये सारे, इवन स्पिनोजा प्रोटेस्टेंट था यार। अब आप कहेंगे वो तो यहूदी था, भाई वो प्रोटेस्टेंट था, उसने लिखा अपनी किताब में। डेकार्ट प्रोटेस्टेंट था, अब आप कहेंगे वो तो कैथोलिक था, उसने प्रोटेस्टेंट की तरफ से जंग लड़ी है कैथोलिक्स के खिलाफ। विटगेनस्टाइन तो चलो यहूदी था। तो कहने की बात यह है, कैथोलिक तो कोई फलसफी पैदा नहीं हुआ, क्योंकि भाई फिलॉसफी की जाती है जब वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो ये जो प्रोटेस्टेंट्स थे, ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम इनको नजर आया कि यार अब क्या करना है, ना चर्च है, ना बादशाह है, ना अब कौन सा, बाइबल को तो हम मानते ही नहीं है, तो उनकी है, ये तो ओरिएंटल्स की है। अगर क्रिश्चियनिटी को हटा दो, चलो सिर्फ जीसस को मान लेते हैं, तो फिर हमें एक सिस्टम तो चाहिए ना, मोरालिटी का सिस्टम। उसके लिए ये सारे फिलोसोफर्स जो थे, ये सारे बड़े बड़े सिस्टम लेकर आ रहे थे। डेकार्ट, स्पिनोजा, हेगल, कांट, फिक्टे, शेलिंग, ये जो बड़े बड़े सिस्टम्स फिलोसोफर्स ने दिए, ये इसलिए दिए कि बहुत बड़ा वैक्यूम था कि भैया हम की करना है। Like Kant, Hegel also wanted to create a religion which was inspired by Greek religion, which was based on ethics and free from dogmas of Christianity and Bible worship. मैंने आपसे कहा ना, ये लोग एक नया मजहब ढूंढ रहे थे, एक नया सिस्टम ढूंढ रहे थे। अच्छा जी, हेगल समझा था कि इसने जब अपना सिस्टम दे दिया तो सब कुछ खत्म हो गया और अब कोई बड़ा आइडिया नहीं आएगा, अब कोई बड़ा सिस्टम नहीं आएगा। हेगल पर बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है कांट का, और हेगल पर बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है स्पिनोजा का। कांट ने क्या किया, बेसिकली दो स्ट्रैंड थे ना फिलोसफी के, प्लेटोनिक स्ट्रैंड और एपिक्यूरियन स्ट्रैंड। प्लेटोनिक स्पिरिचुअल था, एपिक्यूरियन मटीरियलिस्ट था। ये दोनों रिकंसाइल नहीं होते थे और दोनों प्रूव भी नहीं हो सकते थे। कांट ने एक तरह से इन दोनों में एक रिकंसिलिएशन क्रिएट की। कांट ने कहा कि ये जो मटीरियल स्टैंड है ना यार, ये सही है इस दुनिया के लिए। ये जो मटीरियल वर्ल्ड है, इसमें आप इसको, उसने थ्योरेटिकल रीजन का नाम दिया कि ये आप साइंस कर सकते हैं, मैटर है, ये सारे जो इंपेरिकल डेटा यूज करके ये सारी चीजें आप इस दुनिया में प्रूव कर सकते हैं। और ये जो स्पिरिचुअल चीजें हैं, इनको आप प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीजें, उस कांट ने इनका नाम रखा थिंग इन इटसेल्फ, नुमिना। ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये नुमिना में है, आप इनको प्रूव नहीं कर सकते। और ये जो प्रैक्टिकल रीजन है, ये फिनोमिना है, ये दुनिया जैसे हमें नजर आती है। तो कांट ने कहा भाई ये भी सही है, लेकिन ये मटीरियलिस्टिक लोग जो हैं सही हैं सिर्फ नोमिनल वर्ल्ड में, और ये जो स्पिरिचुअलिस्टिक लोग हैं ये सही हैं सिर्फ, सॉरी दोबारा से कहता हूं, ये मटीरियलिस्टिक स्टैंड भी सही है फिनोमिनल वर्ल्ड के लिए, और ये स्पिरिचुअलिस्टिक स्टैंड भी सही है
नॉमिनल वर्ल्ड के लिए। लेकिन कांट ने कहा हम नॉमिनल वर्ल्ड को नहीं जान सकते। कांट ने दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कांट ने कहा भाई तुम भी सही हो, तुम भी सही हो। मटीरियलिज्म वाले इस दुनिया में सही हैं, स्पिरिचुअलिज्म वाले नोमिना में सही हैं। नोमिना द थिंग इन इटसेल्फ, जिसको हम कभी भी नहीं जान सकते। ये जो कांट ने इन्वेंट किया ना, नोमिना थिंग इन इटसेल्फ, जिसको हम कभी भी नहीं जान सकते, सारे फिलोसफर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया और सारे फलसफियों ने काम शुरू कर दिया कि नहीं, अब तो हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें हम थिंग इन इटसेल्फ को जानेंगे। ये कैसे आपने कह दिया कि हम थिंग इन इटसेल्फ को नहीं जान सकते? तो हेगल भी उनमें से एक था जिसने काम शुरू किया कि हम इस नॉमिनल वर्ल्ड को भी जानेंगे, ये थिंग इन इटसेल्फ को भी जानेंगे। कोई भी चीज हमारी नॉलेज से बाहर नहीं होनी चाहिए। कांट ने सवाल किया था ना कि व्हाट इज नॉलेज, फिर उसने डिवाइड किया कि हम सिर्फ फिनोमिना तक हैं, नोमिना तक हम नहीं जा सकते। तो इसलिए हेगल भी काम कर रहा था, ये जो थिंग इन इटसेल्फ का जो फर्क कांट ने क्रिएट किया था उसको खत्म करने के लिए। अच्छा जी, और स्पिनोजा का भी बहुत ज्यादा असर है। स्पिनोजा ने कहा था कि हम रीजन के जरिए इस कायनात को जान सकते हैं। एवरीथिंग इज अ यूनिटी। स्पिनोजा ने कहा था सब चीजें एक हैं, एक इस पूरी कायनात में एक ही सब्सटेंस है और हम सब उस सब्सटेंस का मोड है। मेरा दिमाग खुदा के दिमाग का मोड है, मेरी बॉडी खुदा की बॉडी का मोड है सिर्फ इस दुनिया में खुदा। तो हेगल को यह चीज भी अच्छी लगी। हेगल को कांट का सिस्टम भी अच्छा लगा कि मैं अच्छा ये जो इसने गैप बनाया है मैं इसको पुर कर दूंगा, और मैं स्पिनोजा का यानी एवरीथिंग इज वन एंड देयर इज ओनली वन सब्सटेंस। हेगल का भी जो सिस्टम है वो वन है। फिलोसफी ऑफ लॉजिक, फिलोसफी ऑफ नेचर, फिलोसफी ऑफ स्पिरिट, इन सबको मिला लो तो एक बनता है द आइडिया, द एब्सोल्यूट। तो हेगल का सिस्टम भी वन है। हेगल जो है वो स्पिनोजा से कहीं कहीं में डिसएग्री भी करता है। स्पिनोजा समझता था इस कायनात का कोई मकसद नहीं है, हेगल समझता था कि इस कायनात का मकसद है रीजन, ये कायनात रीजन पे चल रही है। हेगल और स्पिनोजा में एक डिफरेंस ये भी है कि हेगल समझता था कि जो ट्रूथ होता है वो टाइमलेस होता है, जबकि हेगल समझता था कि नथिंग इज टाइमलेस, एवरीथिंग इज मूविंग, एवरीथिंग इज बिकमिंग। अच्छा जी, हेगल की फिलॉसफी में हर चीज मूविंग है। हेगल समझता है कि दुनिया रैशनल है, ये दुनिया रीजन पर चल रही है, ये दुनिया लोगोस पर चल रही है। ये समझता है, ये एक आइडियलिस्ट है हेगल। तो हेगल जो भी आइडियलिस्ट होता है वो समझता है कि आइडियाज जो होते हैं वो रियलिटी होते हैं। हेगल ये नहीं समझता कि ये दुनिया कोई ट्रांसेंडेंटल पावर चला रही है, बल्कि ये कायनात, ये रियलिटी, ये द आइडिया, ये द एब्सोल्यूट सेल्फ डिटरमाइनिंग है। ये पूरी कायनात रीजन है जो सेल्फ डिटरमाइनिंग है, खुद चल रही है। फॉर हेगल ऑल रियलिटी इज इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। यानी वो जो परमेनिडीज ने कहा था ना कि एवरीथिंग इज बीइंग, हेगल ने कहा नहीं। हेगल फॉलोज हेराक्लाइटस जिसने कहा था एवरीथिंग इज बिकमिंग। हेराक्लाइटस ने 2500 साल पहले कहा था एवरीथिंग इज बिकमिंग एंड बिकमिंग इज द रियलिटी। यार एक बात याद आई कांट की, ये जो दो स्ट्रैंड्स है ना, मटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म, कांट ने कहा था कि ये दुनिया कभी भी मटीरियलिज्म पर नहीं चलेगी। कितना बड़ा आदमी था लेकिन कितनी बड़ी गलत बात कह के चला गया। 100 साल के अंदर अंदर ये इंग्लैंड वाले यूटिलिटेरियन और डेविड ह्यूम और ये सारे जो दुनिया मटीरियलिज्म पे आ गई। इतना बड़ा आदमी था कांट, लेकिन ये गलती करके चला गया। भाई हेगल समझता है रियलिटी, रिलीजन, हिस्ट्री, फिलोसफी, आर्ट, एवरीथिंग इज इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। हेगल का सिस्टम जो है वो ट्रांसेंडेंटल नहीं है, एमिनेंट है। अच्छा जी, बहुत लोग समझते हैं कि जी हेगल कोई मिस्टिक था, हेगल कोई पैंथियस था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टिसिज्म में तो आप इरेशनल बातें करते हैं ना, पैंथिज्म में तो आप यानी लॉजिकल बातें तो नहीं करते ना, वो तो इलॉजिकल बातें होती है ना। वो तो एक बिलीफ सिस्टम है, वो तो एक फीलिंग है, वो तो एक मुझे एक कॉल आ रही है, मुझे एक फीलिंग आ रही है, वो तो इस तरह की बातें होती है ना। हेगल का तो पूरा सिस्टम रैशनैलिटी पर बेस करता है यार। एक कैटेगरी के बाद दूसरी कैटेगरी, और फिर डायलेक्टिकल मेथड, हर स्टेज पे डायलेक्टिकल मेथड। तो इसमें प्रोसेस भी है, मेथड भी है, रीजन भी है। तो
इसको यानी ये कहना कि ये कोई मिस्टिक फिलोसोफर था या ये कोई पैंथियस्ट था, ये बात जरूर है कि हेगल ने ये बात जरूर कही है कि ये कायनात जो है ये पूरी एक रियलिटी है, ये पूरी कायनात खुदा है, ये पूरी कायनात रीजन पर है, और ये जो कॉस्मिक रीजन है, ये जो कॉस्मिक लोगोस है, मेरा जो रीजन है वो उस रीजन का हिस्सा है, यानी मैं और जो रियलिटी है वो एक है। ये बात सही है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन उस रियलिटी के कितने करीब है। वो जो उसकी किताब है फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, वो इस वक्त नहीं मिलेगी। वो जो फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट है उसमें बताया है कि कौन कितना कॉन्शियस होता है, सेंस परसेप्शन से लेके, फिर अंडरस्टैंडिंग से लेके, फिर रीजन से लेके, फिर एंड एब्सोल्यूट की अंडरस्टैंडिंग। तो वो आप उस एब्सोल्यूट की अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हैं। आपका रीजन उस रीजन का हिस्सा, उस रीजन के करीब हो सकता है। तो ये एक पैंथियस्टिक एंगल जरूर नजर आता है, लेकिन हेगल वॉज नॉट अ मिस्टेक, ही वॉज नॉट अ पैंथियस्ट। वो बड़ा लॉजिकल, रैशनल लॉजिक को यूज करके, चीजों को ड्राइव करके रीजन बेस्ड फिलोसफी करी है उसने। वो ऐसी फीलिंग बेस्ड फिलोसफी नहीं करी कि जी मुझे वजदान आ गया, इस तरह की बातें नहीं करी, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी इस तरह की बातें नहीं करी। हेगल की लॉजिक के साथ प्रॉब्लम यह है भाई कि हेगल की लॉजिक बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बहुत मुश्किल है। लेनन ने पूरी एक एक्जेजेसिस लिखी है भाई हेगल की लॉजिक पर। अच्छा जी, डायलेक्टिक्स बता दूं, बस एक दफा डायलेक्टिक्स बता दूं, फिर कैटेगरीज पे चला जाऊंगा। हेगल ने अपनी पूरी फिलोसफी में डायलेक्टिक्स यूज किए हैं, चाहे उसकी लॉजिक हो जिस पर आज बात कर रहे हैं, चाहे फिलोसफी ऑफ नेचर हो, चाहे फिलोसफी ऑफ स्पिरिट हो। हर चीज ट्रायड्स में होती है। पहली जो स्टेटमेंट होती है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, दूसरी स्टेटमेंट उसकी ऑपोजिट होती है, और फिर तीसरी स्टेटमेंट उन दोनों की रिकंसिलिएशन होती है। मैं जान के यहां पर वर्ड थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस नहीं यूज करना चाह रहा हूं, क्योंकि हेगल ने कभी यूज नहीं किए ये वर्ड्स फिक्टे के हैं और हेगल को ये पसंद नहीं थे। और मैंने जितनी भी ये वीडियो बनाने के लिए को 20 बुक्स पढ़ी होंगी हेगल की लॉजिक पर। मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूं उनमें कम से कम 20 बुक्स पढ़ता हूं। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी माकियावेली पर, अगर मेरे पास कोई घुमाने वाला कैमरा होता ना, मैं आपको दिखा देता। वो इतना बड़ा स्टैक मेरी किताबों का पड़ा है जो मैंने माकियावेली पर वीडियो बनाने के लिए मैंने वो किताबें पढ़ी थी, 25 किताबें। मेरे ख्याल 20 वो पढ़ी हैं, 4 मैंने ऑनलाइन खरीदी थी, क्योंकि अब मेरे पास जगह नहीं है और मेरी बीवी तंग करना शुरू हो गई कि अब और बुक्स नहीं खरीदो, तो मैं कुछ ऑनलाइन भी खरीद लेता हूँ अब। तो वो जो 2 घंटे की वीडियो थी उसके पीछे 25 बुक्स थी, वो एक बुक उनमें से 900 पेजेस की भी थी। हालांकि मुझे माकियावेली की सारी फिलोसफी का बहुत अरसे से मैंने पढ़ी हुई थी, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मैं कम से कम 20 बुक्स पढ़ता हूँ। मैंने कम से कम 20 बुक्स पढ़ी होंगी लॉजिक पर, हेगल की लॉजिक पर, ये वीडियो बनाने के लिए। और हर बुक में ये लफ्ज यूज हुआ है, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस। लेकिन भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, ये सही एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है डायलेक्टिक्स की, तो चलो मैं ये लफ्ज नहीं यूज करता। तो पहली प्रोपोजिशन हमेशा एक पॉजिटिव प्रोपोजिशन होती है, पहली थॉट होती है पॉजिटिव। दूसरी जो थॉट होती है वो उसके ऑपोजिट होती है, और ये दोनों थॉट्स मिलकर रिकंसाइल होती हैं एक तीसरी थॉट में, और तीसरी थॉट में ये दोनों मौजूद होती हैं, ये खत्म नहीं हो जाती। ये है डायलेक्टिक्स। हर चीज में उसकी ऑपोजिट मौजूद होती है, ये है डायलेक्टिक्स। हर चीज अपने ऑपोजिट में बदल जाती है, ये है डायलेक्टिक्स। हेगल असल में कॉज एंड इफेक्ट का सिलसिला यूज नहीं करना चाह रहा था, इसलिए क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट का मसला ये है ना कि आखिरी में जाके फंस जाते हैं कि भाई फर्स्ट कॉज, अच्छा इसका ये कॉज है, इसका ये कॉज है, इसका ये। दुनिया को जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जैसे एरिस्टोटल ने किया, जैसे स्पिनोजा ने किया, तो फर्स्ट कॉज पे जाके फंस जाते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट कॉज का कॉज क्या है? तो स्पिनोजा होशियार था, उसने कहा फर्स्ट कॉज सेल्फ कॉज है। हेगल ये नहीं करना चाह रहा था, इसलिए उसने डायलेक्टिक्स का मेथड यूज किया। डायलेक्टिक्स क्या है भाई? कि हर आइडिया में उसका ऑपोजिट मौजूद होता है। डायलेक्टिकल मूवमेंट क्या होती है? जब एक थॉट अपने ऑपोजिट में कन्वर्ट हो जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई थॉट अपने ऑपोजिट में कन्वर्ट हो जाए? गालिब का एक शेर है, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। ये डायलेक्टिक्स है, शेर में समझा दिया मैंने। भाई ये डायलेक्टिक्स है ना। जब कोई चीज, कोई आइडिया अपने ऑपोजिट में कन्वर्ट हो जाए, उसको डायलेक्टिक्स बोलते हैं। दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना।
वो जॉन का शेर है ना, हाँ दवा दो मगर ये बतला दो मुझे आराम तो नहीं होगा। कुछ लोग दर्द के सहारे जी रहे होते हैं, कभी कभी गम जिंदगी का सहारा बन जाता है। भाई हेगल ने मिसाल दी थी ना कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो फ्रीडम से शुरू हुआ था और गिलेटिन पे एंड हुआ। ये हेगल की मिसाल है, हेगल ने ये एग्जांपल दी है डायलेक्टिक्स की। और ये जो मैंने शेर सुना है ना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना, ये भी हेगल की मिसाल है। मैंने शेर में बोली है लेकिन हेगल ने लिखी है। उसने तो, हमने तो इंग्लिश में पढ़ी है पूरा सेंटेंस। मैंने जब वो पढ़ा मैंने कहा तो इस पे तो गालिब का शेर भी है, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। कोई भी आइडिया अपने ऑपोजिट में बदल जाए, ये डायलेक्टिक्स है। फ्रीडम से शुरू हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, गिलिटीन पे खत्म हो गया, ये डायलेक्टिक्स है। कभी कभी बहुत ज्यादा इबादत भी गुनाह बन जाती है, ये डायलेक्टिक्स है। बहुत ज्यादा बहादुरी बेवकूफी बन जाती है, ये डायलेक्टिक्स है। हेगल समझता था कि यार ये जो हम लोग डायकोटमीज में सोचते हैं ना, अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, ये बहुत प्रिमिटिव स्टाइल है थिंकिंग का। ये जो यूनानी थे ये 2500 साल पहले इस तरह से सोचते थे, अच्छा बुरा, बड़ा छोटा। अगर हम इसी तरह सोचते रहे ना डुअलिज्म्स में, अच्छा बुरा और इस तरह, तो हम कभी भी सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। सच्चाई ग्रेड्स में होती है, हर चीज में उसकी ऑपोजिशन मौजूद होती है और हमें इन चीजों को, डुअलिज्म्स को छोड़कर ओपन माइंड होकर यह रियलाइज करना चाहिए कि हर चीज में उसकी ऑपोजिशन भी मौजूद होती है और हमें डायलेक्टिकली सोचना चाहिए। हाँ जी, तो डायलेक्टिक्स मैं आपको समझा रहा था। मैं ये कह रहा था कि हेगल ये समझता था कि अब हम एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग से आगे आ गए हैं, अब हम एज ऑफ रीजन में आ गए हैं। अगर आपने उसकी फिनोमिनोलॉजी पढ़ी हो तो सेंस परसेप्शन और ऊपर 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 फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर उससे ऊपर रीजन, तो हम अंडरस्टैंडिंग से आगे आ गए हैं। अब बहुत जरूरी है कि हम ये डुअलिज्म्स में सोचना छोड़ दें, अब हम डायलेक्टिक्स में सोचना शुरू कर दें। यानी कि ये जो हेगल के बारे में कहा जाता है कि जी हेगल की जो डायलेक्टिकल मेथड है वो एरिस्टोटल की जो लॉजिक है प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन की, उसको ब्रेक करती है। यानी प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि एक ही वक्त में एक चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि मैं ये कहूं कि मैं अली हूं, मैं अली नहीं हूं, ये दोनों स्टेटमेंट एक ही वक्त में सही नहीं हो सकती। ये जो हेगल कह रहे हैं ना कि हेगल की जो पहली कैटेगरी है लॉजिक में वो बीइंग है, और बीइंग जो है वो आइडेंटिकल है नथिंग के। भाई बीइंग और नथिंग एक जैसे कैसे हो सकते हैं यार? वैसे हेगल कितना बड़ा कोई, देखो यार क्या पहना गया दुनिया को, बीइंग और नथिंग आइडेंटिकल है। बंदे में कमाल तो था ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि कमाल था। वैसे बीइंग और नथिंग आइडेंटिकल है, बीइंग नथिंग है और नथिंग बीइंग है। कमाल कमाल का आदमी था वैसे। हाँ, तो हेगल ये कह रहा है हर चीज में उसकी ऑपोजिशन मौजूद होती है। पहली कैटेगरी है बीइंग, बीइंग बन जाती है नथिंग। तो हेगल ये कह रहा है कि भाई मैं फिलॉसफी करूंगा प्री सपोजिशन लेस, मैं कोई अरस्तु के लॉज को फॉलो नहीं करूंगा, मैं थॉट को फॉलो करूंगा कि थॉट मुझे कहां लेकर जाती है, थॉट कैसे अगली कैटेगरीज ड्राइव करती है। थॉट जो मेथड यूज करती है वो है लॉजिक, डायलेक्टिक्स, नॉट एरिस्टोटेलियन लॉजिक। एरिस्टोटेलियन लॉजिक में तो असम्पशंस लेनी पड़ती है ना। भाई अरस्तु की लॉजिक में क्या है कि आपको पहले प्रेमिसेस देने पड़ते हैं। सारे मर्द मोर्टल होते हैं, यानी सारे मर्द एक ना एक दिन मर जाएंगे। सुकरात एक मर्द है, ये दो प्रेमिसेस आपने अज्यूम करी हैं। फिर आप लॉजिक लगा के नतीजे पे निकलेंगे सुकरात भी एक दिन मर जाएगा। भाई पहले आपको लॉजिक में प्रेमिसेस देनी पड़ती, जो सिलोजिस्टिक, सारे मर्द मर जाते हैं, सुकरात एक मर्द है, अब नतीजा क्या है? हाँ भाई सुकरात भी एक दिन मर जाएगा। तो आपने पहले दो प्रेमिसेस दी ना, वो अज्यूम करी ना आपने। मैं अगर कह दूं सारे इंसानों की एक टांग लकड़ी की होती है, मैं एक इंसान हूं, अगर मैं ये दो प्रेमिसेस यूज करूं, लॉजिक मुझे जवाब दे देगी कि इसका मतलब मेरी एक टांग लकड़ी की है। लॉजिक तो उसी तरह काम करती है। अगर मेरे अजम्पशन ही गलत हो
तो हेगल ने कहा कि भाई वो 2500 साल पहले के लोग थे, उनका माइंड किसी और तरह से काम करता था, अब हम आगे प्रोग्रेस कर गए, अब हम इन डुअलिज्म्स में सोचना अच्छा बुरा, ठंडा गर्म, ऊपर नीचे, इन्फिनिटी फिनिटी, इनफाइनाइट फाइनाइट, ये इन चीजों में सोचना छोड़ दें। हर चीज में दूसरी ऑपोजिट शामिल होती है। इसको उसने नाम दिया द आइडेंटिटी ऑफ ऑपोजिट्स। हर चीज इंटरकनेक्टेड है। म्यूचुअली ऑपोजिट आइडियाज में भी थोड़ी बहुत डिपेंडेंस होती है। He suggests that opposites are not simply distinct but are also independent, slightly interdependent, and one cannot exist without the other. Being के बगैर nothing नहीं है, nothing के बगैर being नहीं है। तो इसने कहा ये opposites में सोचना छोड़ दो। ये भी चाहता था कि डेकार्ट की तरह फिलॉसफी करे, बगैर किसी सपोजिशन के, बगैर कुछ अज्यूम किए हुए। तो डायलेक्टिक्स मैंने आपको समझा दिया, एक ऐसा आइडिया जिसमें उसका ऑपोजिट भी शामिल हो। और डायलेक्टिकल प्रोसेस क्या है कि जनाब, पहली प्रोपोजिशन एक पॉजिटिव आइडिया, दूसरी उस आइडिया का नेगेटिव, और फिर ये दोनों मिल जाते हैं और एक तीसरी प्रोपोजिशन क्रिएट करते हैं जिसमें वो दोनों होते हैं। वो दोनों खत्म नहीं हो जाते, पहले दो भी होते हैं। और मिसाल मैंने आपको डायलेक्टिक्स की क्या दी? दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना। और फिर मैंने आपको बताया कि डायलेक्टिकल मेथड जब मैंने पढ़ा तो बहुत जगहों पे अच्छा भी लगा, बहुत जगहों पे लगा कि भाई ने खींच दिया। जब आपके पास एक ही टूल हो और वो हर जगह आप ठोकेंगे तो हर जगह तो नहीं चलेगा ना। अच्छा जी, आप दो टॉपिक्स रह गए। मैं आपको बताऊंगा कैटेगरीज क्या होती हैं, और फिर हेगल ने कैटेगरीज कैसे ड्राइव करी। पहली 3 कैटेगरीज हम ड्राइव कर लेंगे और आज का डिस्कशन खत्म हो जाएगा। लेकिन आप वो पिक्चर जरूर देखिएगा, वो जो मैंने पावर पॉइंट स्लाइड बनाई है हेगल की, 30-40 कैटेगरीज हैं उनकी, लॉजिक की। बेसिकली तो होना ये चाहिए था कि मुझे आपको एक पेपर दिखाना चाहिए था जिसमें हेगल का पूरा सिस्टम हो, लॉजिक, और फिर लॉजिक के अंदर बीइंग, एसेंस, नोशन, और फिर उन 3 की 9, फिर उन 9 की 27। तो एक पेपर होना चाहिए था। मेरे पास एक इतनी बड़ी स्लाइड थी नहीं, तो मैंने एक इंट्रोडक्टरी स्लाइड बनाई है जिसमें सिर्फ मैंने लॉजिक, नेचर और स्पिरिट दिखाई है, और फिर एक स्लाइड अलग से लॉजिक की बनाई है, एक स्लाइड अलग से नेचर की बनाई है, एक स्लाइड अलग से स्पिरिट की बनाई है। तो एक स्लाइड, 2, 3, 4 स्लाइड्स में मैंने ये सिस्टम पूरा दिखाया है आपको। आइडियली ये एक स्लाइड में होना चाहिए था, लेकिन भाई इतनी बड़ी स्लाइड नहीं है मेरे पास, समझ गए? तो वो स्लाइड जरूर देखिएगा लॉजिक की, जिसमें 30-40 कैटेगरीज हैं। अच्छा जी, कैटेगरीज क्या होती हैं? कैटेगरीज भी कहते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी कहते हैं, फॉर्म्स भी कहते हैं, यूनिवर्सल्स भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं इनके, ठीक है। एक इलियाटिक स्कूल हुआ करता था ग्रीस में। वो ये कहा करते थे कि यार ये जो पर्टिकुलर्स है ना, ये जो दुनिया है पर्टिकुलर्स की दुनिया, ये तो दुनिया इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, ये तो बिकमिंग की दुनिया है, ये तो चेंज की दुनिया है, ये तो इल्यूजरी दुनिया है। असल तो वो आइडियाज हैं, असल तो वो यूनिवर्सल्स हैं, वो फॉर्म्स हैं, वो कैटेगरीज हैं। यानी मैं जब इस दुनिया को समझता हूं तो कैटेगरीज के थ्रू समझता हूं। पर्टिकुलर्स, जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, चलें, अब मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, ये एक नरम सफेद कागज है। इस सेंटेंस में मैंने जितने वर्ड्स बोले वो कैटेगरीज हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे मैं इस पर्टिकुलर को समझ रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट है मेरे दिमाग, ये मैंने कहीं एक्सपीरियंस तो नहीं किया ना, ये क्या होता है, ये कहीं मैंने जाके देखा कि वो पढ़ा हुआ है, ये तो एक कैटेगरी जिससे मैं दुनिया को समझता हूं। ये एक नंबर्स, ये एक कैटेगरी है, ये कॉन्सेप्ट है। ये मैंने कहीं देखा तो नहीं ना कि एक, भाई मैंने एक घोड़ा देखा तो उसको बोला होगा एक सेब देखा तो उसको बोला होगा एक लड़की देखी तो उसको बोला होगा एक। लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में एक का कॉन्सेप्ट तो था ना, नंबर्स का कॉन्सेप्ट। तो और मैं क्या था, ये एक नरम सफेद पेपर है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। नरम से मुराद ये है, सॉफ्ट से मुराद ये है कि मेरे दिमाग में कोई एक कॉन्सेप्ट है हार्डनेस का, उस हार्डनेस से मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, फिर मुझे ये सॉफ्ट लग रही है। तो ये एक नरम सफेद व्हाइट, ये कॉन्सेप्ट मैंने कहीं व्हाइटनेस जाके देखी तो नहीं ना कि यार ये होता है व्हाइट, एक ये है व्हाइट तो मैंने कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया व्हाइट एज अ कैटेगरी। लेकिन उस व्हाइट से इस व्हाइट को कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि ये व्हाइट है। व्हाइटनेस का एक कॉन्सेप्ट है मेरे दिमाग में, है ये एक नरम सफेद कागज है होना, इजनेस, बीइंगनेस, होना एक कॉन्सेप्ट है, बीइंग। तो ये
इस पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर की इसको तो मैं पतंग बना लूं, ये पतंग बन जाएगा। इसको मैं जेब पॉकेट बना लूं, ये पॉकेट बन जाएगा। ये तो चेंजिंग है, ये तो इल्यूजरी है, ये तो बिकमिंग है। बिकमिंग परमानेंट थोड़ी होता है। असल तो वो कैटेगरीज हैं जो परमानेंट होती हैं। समझ, ये इलियाटिक स्कूल पे 2500 साल पहले लोग ऐसे ही सोचते थे कि हमारा जो रीजन है उसमें जो कैटेगरीज, और ये लोग ये समझते थे कि ये जो कैटेगरीज हैं जिनके जरिए हमें ये पर्टिकुलर समझ में आते हैं, पर्टिकुलर इसको तो मैं जला दूं ये खत्म हो जाएगा, इसको मैं काला कलर कर दूं ये ब्लैक हो जाएगा, ये तो चेंजिंग है। असल जो दुनिया मुझे समझ में आती है वो तो कैटेगरीज की वजह से समझ में आती है ना। यानी कि नो वन कैन डिनाई दैट कॉन्शियसनेस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग्स कम्स बिफोर द यूनिवर्सल। यानी कि यह बात सही है कि पहले मैंने यह बोला कि एक कागज दिमाग में मेरे ये पर्टिकुलर पहले आया, लेकिन लॉजिकली एक का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में पहले से था। यानी अगर टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पर्टिकुलर पहले आया, लेकिन लॉजिकली नंबर 1 का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में पहले से था। यानी लॉजिकल प्रायोरिटी यूनिवर्सल्स की है, पर्टिकुलर्स बाद में आते हैं। यूनिवर्सल्स जो इलियाटिक्स थे उन्होंने कहा कि भाई जो यूनिवर्सल्स है ना, जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके जरिए मैं इन पर्टिकुलर्स को समझता हूं, वो यूनिवर्सल्स असल हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करते। वो यूनिवर्सल्स जो हैं, जैसे मैं आपको मिसाल दूं, वो यूनिवर्सल्स जो हैं, जैसे मेरा साया है। भाई मेरा साया एग्जिस्ट करता है, भाई एग्जिस्ट करता है ना, मैं देख सकता हूं उसको, लेकिन वो रियल नहीं है। तो एग्जिस्टेंस में और रियल होने में फर्क है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे ख्वाब में मिसाल के तौर पे कोई मेरे ख्वाब में एक पहाड़ है, वो एग्जिस्ट करता है। मेरे थॉट में एक पहाड़ एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो रियल नहीं है। इसी तरह ये दुनिया एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये रियल नहीं है। रियल वो कैटेगरीज हैं, वो यूनिवर्सल्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे मैं ये पर्टिकुलर समझता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा ना, ये एक नरम सफेद पेपर है, इसमें सारे वर्ड्स कैटेगरीज हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक कैटेगरी है। वन एक कॉन्सेप्ट है, नरम एक कॉन्सेप्ट है, वाइट एक कॉन्सेप्ट है, वाइटनेस है, होना, इजनेस, बीइंगनेस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो रियल हैं। ये पर्टिकुलर तो इसको मैं काला कर दूं ये काला हो जाएगा, इसको मैं जला दूं ये खत्म हो जाएगा, इसको मैं, यानी पर्टिकुलर चेंजिंग है, इल्यूजरी है। हम इन चीजों को नहीं मानते, हम तो सिर्फ यूनिवर्सल्स को मानते हैं जिनसे हमको ये पर्टिकुलर समझ में आते हैं। ये थे जी इलियाटिक स्कूल। उसके बाद प्लेटो साहब आए। प्लेटो साहब ने भी इसी थ्योरी को आगे बढ़ाया। प्लेटो ने कहा भाई इस दुनिया में जो जो चीजें हैं उनकी एक असल फॉर्म होती है जो टाइम एंड स्पेस से बाहर है। इलियाटिक्स ने कम से कम ये तो नहीं कहा था कि वो फिजिकली कहीं होते हैं। प्लेटो ने तो कह दिया कि वो फिजिकली होते हैं और टाइम एंड स्पेस से बाहर है, ट्रांसेंडेंटल हैं। और प्लेटो ने उनका नाम रखा फॉर्म। यानी अगर इस दुनिया में सच्चाई है तो इस वजह से है कि सच्चाई की एक फॉर्म ऊपर मौजूद है। इस दुनिया में जस्टिस है, हम सारे ये समझते हैं कि जस्टिस अच्छी चीज है, इसलिए है क्योंकि जस्टिस की एक फॉर्म, आइडियल फॉर्म वहां मौजूद है। देखें, इलियाटिक्स ने कम से कम ये तो नहीं कहा था कि उसकी वजह से ये होते हैं। कहीं पे वाइटनेस है जिसकी वजह से पर्टिकुलर वाइट होता है, यानी यूनिवर्सल की वजह से पर्टिकुलर होता है, ये इलियाटिक्स ने नहीं कहा था। प्लेटो ने तो ये कह दिया कि यूनिवर्सल की वजह से पर्टिकुलर होता है, और यूनिवर्सल एग्जिस्ट करते हैं टाइम एंड स्पेस से बाहर, ट्रांसेंडेंटल हैं वो। उनकी उन यूनिवर्सल्स को नाम दिया प्लेटो ने फॉर्म्स का, जिसको कैटेगरीज भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। वो कैटेगरीज जो है वो रियल हैं और उनकी वजह से दुनिया है। सच्चाई की एक फॉर्म है, उस सच्चाई की वजह से दुनिया में सच्चाई है। ये मेज है, टेबल, एक टेबल की फॉर्म है उस दुनिया में, उस टेबल वो परफेक्ट है, उस टेबल की वजह से ये टेबल है। प्लेटो ने भी कैटेगरीज को लेकिन और सॉलिडिफाई कर दिया। उसने कहा उनकी वजह से पर्टिकुलर, यूनिवर्सल की वजह से, यूनिवर्सल फॉर्म्स, आइडियाज की वजह से पर्टिकुलर्स होते हैं। अच्छा, उनके बहुत सारे नाम है, यूनिवर्सल फॉर्म, आइडियाज, कैटेगरीज, पता नहीं क्या क्या। प्लेटो ने कहा रीजन जो है ना, सिर्फ उनके जरिए हम उन अनचेंजिंग टाइमलेस यूनिवर्सल्स, फॉर्म्स और कैटेगरीज तक पहुंच सकते हैं। हमें हमारे सेंसेस तो जाली इंफॉर्मेशन देते हैं,
और ये पर्टिकुलर्स होते ही चेंजिंग है, बिकमिंग है। देखो यार दुनिया कितनी बदल गई। 2500 साल पहले बीइंग को फलसफा अच्छा उसको यूनिवर्सल भी बोलते हैं, कैटेगरी भी बोलते हैं, फॉर्म भी बोलते हैं, बीइंग भी बोलते हैं। 2500 साल पहले बीइंग को असल फिलॉसफी समझी जाती थी, आज बिकमिंग को असल फिलॉसफी समझी जाती है। कितना डिफरेंस हो गया है। अच्छा तो प्लेटो ने कहा भाई बीइंग असल है, यूनिवर्सल असल है, फॉर्म अलग असल है, कैटेगरी असल है, जो अनचेंजिंग है वो परफेक्ट है। उसकी वजह से ये दुनिया में पर्टिकुलर, ये माइक पर्टिकुलर, ये पेपर पर्टिकुलर, इस उस यूनिवर्सल की वजह से ये पर्टिकुलर है। अच्छा जी, हर चीज की एक फॉर्म मौजूद है। दुनिया में सच्चाई है, सच्चाई की एक फॉर्म ऊपर मौजूद है। दुनिया में जस्टिस है, जस्टिस की एक फॉर्म ऊपर मौजूद है। दुनिया में ब्यूटी है, ब्यूटी की एक फॉर्म ऊपर मौजूद है। दुनिया में जो भी कुछ है उसकी एक फॉर्म ऊपर मौजूद है। और उन सारी फॉर्म्स के ऊपर एक फॉर्म ऑफ द गुड है, जो एक है, जो बीइंग है। प्लेटो ने यह भी ऐड कर दिया। प्लेटो की कैटेगरी में एक फॉर्म ऑफ द गुड कैटेगरी भी है। ठीक है जी। लेकिन प्लेटो ने यह नहीं कहा कि फॉर्म ऑफ द गुड के अंदर फॉर्म ऑफ द बैड भी है। मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं हेगल की होशियारी। प्लेटो ने कहा फॉर्म ऑफ द गुड है, प्लेटो ने कहा फॉर्म ऑफ द ब्यूटी है। ये नहीं कहा कि फॉर्म ऑफ द ब्यूटी के अंदर ही फॉर्म ऑफ द अगली भी है। समझ रहे हेगल का गेम। अच्छा अच्छा जी, मैंने आपको बता दिया इलियाटिक स्कूल था। उन्होंने कहा कैटेगरीज असल होती हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि यूनिवर्सल्स की वजह से पर्टिकुलर्स होते हैं। ये प्लेटो ने कहा कि कैटेगरीज असल हैं और उन कैटेगरीज की वजह से पर्टिकुलर्स होते हैं। अब आया अरस्तु, एरिस्टोटल। उसने अपनी मशहूर थ्योरी दी फॉर्म और मैटर की। उसने कहा नहीं भाई, ये जो अरस्तु, ये जो अफलातून साहब, प्लेटो साहब बोलकर चले गए कि फॉर्म्स वहां होती हैं, ब्यूटी दुनिया में है इसलिए क्योंकि ब्यूटी की एक फॉर्म वहां मौजूद है, ब्यूटी की एक कैटेगरी वहां मौजूद है। उसने कहा नहीं, फॉर्म उस चीज के अंदर ही होती है, जमीन पे ही होती है। प्लेटो ट्रांसेंडेंटल था, एरिस्टोटल एमिनेंट था। एरिस्टोटल दुनिया में ले आया। उसने कहा हर चीज के अंदर ही उसकी फॉर्म होती है। अगर कोई चीज व्हाइट है तो व्हाइटनेस उसके अंदर ही है, व्हाइटनेस कहीं अलग से नहीं है। ये जो प्लेटो साहब फरमा गए कि कहीं पे व्हाइटनेस है, उस व्हाइटनेस की वजह से ये पेपर व्हाइट है, नहीं भाई, इसकी फॉर्म इसके अंदर ही है। व्हाइटनेस कहीं बाहर थोड़ी पड़ी है। ये जो फॉर्म है, ये जो प्लेटो साहब बोल गए थे ना कि फॉर्म कहीं और होती है, ट्रांसेंडेंटल होती है, वो कैटेगरी जमीन, टाइम और स्पेस से बाहर होती है। उस कैटेगरी की वजह से, उस यूनिवर्सल की वजह से, उस फॉर्म की वजह से ये पर्टिकुलर व्हाइट है, नहीं। अरस्तु ने कहा यही व्हाइट है और यही व्हाइटनेस है, इसी के अंदर ही व्हाइटनेस है, व्हाइटनेस कहीं और, उस व्हाइटनेस की वजह से इस व्हाइट नहीं। उसने कहा यही, इसकी फॉर्म इसके अंदर ही है, ये व्हाइट है क्योंकि व्हाइटनेस इसके अंदर ही है। हर चीज की फॉर्म, देखिए प्लेटो की जो, अरस्तु की जो थ्योरी है ना फॉर्म और मैटर की, उसने कहा हर चीज दो चीजों से बनी है, एक मैटर, एक फॉर्म। जैसे एक इंसान है मिसाल के तौर पर, अब लड़का है जो 10 साल का है, अभी वो अपनी फॉर्म पे नहीं आया है, लेकिन जब वो लड़का 25 साल का हो जाएगा, जवान, फुल डोले शोले, ये मसल वसल, हम कहेंगे भाई ये अपनी फॉर्म में आ गया अब। और फिर जब वो 40-45 का हो जाएगा, हम कहेंगे अब ये अपनी फॉर्म लूज कर रहा है। यानी फॉर्म आइडियल स्टेज को बोलते हैं कि भाई समझ, फॉर्म उसके अंदर ही होती है। फॉर्म कहीं, अफलातून साहब बोल गए फॉर्म कहीं और, वो कैटेगरी कहीं और, वो यूनिवर्सल कहीं और होती है, नहीं। अच्छा मैं ये लफ्ज इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूं, फॉर्म, यूनिवर्सल, कैटेगरी, सही है। और अरस्तु ने एक बात और कही कि भाई यूनिवर्सल्स वगैरह नहीं होते, वो जो यूनिवर्सल्स, वो जो वो पर्टिकुलर के अंदर ही होते हैं। यानी कि ये जो आइडियाज थे, फॉर्म्स थे, कैटेगरीज थे, यूनिवर्सल्स थे, अरस्तु इनको दुनिया के अंदर ले आया। और अरस्तु की वो जो ग्रेडेशन की थ्योरी है कि भाई हर चीज के अंदर बराबर बराबर फॉर्म और मैटर नहीं होती। जो पत्थर है वो 99% मैटर है, थोड़ी सी फॉर्म है। मैंने 99% खुद बोला है लेकिन समझाने के लिए बोला है। और जो दरख्त हैं उनके अंदर थोड़ी और फॉर्म है, मैटर कम हो गया। और जो इंसान है उनके अंदर थोड़ा और फॉर्म है। और जो खुदा है वो सिर्फ फॉर्म है, खुदा के अंदर मैटर नहीं है। क्योंकि अफलातून किया भी ना, माफ कीजिएगा, अरस्तु किया भी खुदा एक थॉट है। गॉड इज अ थिंकिंग थॉट। और अरस्तु ये फरमाता है कि हर चीज ये चाहती है कि वो हायर फॉर्म की तरफ बढ़े।
अपनी परफेक्ट फॉर्म की तरफ बढ़े। इसीलिए ये जो पूरी दुनिया है ये बिकमिंग है। अरस्तु के नजदीक भी ये दुनिया बिकमिंग है। और खुदा भी जो है अरस्तु के नजदीक वो मैटर लेस है, इट्स जस्ट अ थॉट, इट्स अ सेल्फ थिंकिंग थॉट। अच्छा जी, मैंने आपको बता दिया एलियाटिक स्कूल क्या सोचता था कैटेगरीज के बारे में, फॉर्म्स के बारे में, यूनिवर्सल्स के बारे में। फिर मैंने आपको बता दिया अफलातून यानी प्लेटो क्या सोचता था कैटेगरीज के बारे में, यूनिवर्सल्स के बारे में, फॉर्म्स के बारे में। फिर मैंने आपको बता दिया अरस्तु जो था वो फॉर्म को दुनिया में ले आया, यूनिवर्सल्स को दुनिया में ले आया। उसने कह दिया यूनिवर्सल नहीं होते, पर्टिकुलर में ही फॉर्म होती है। ठीक है, वो जो कैटेगरीज होती है ना जिससे हम ये दुनिया। अच्छा जी, उसके बाद तो एलियाटिक स्कूल बता दिया, प्लेटो बता दिया, एरिस्टोटल बता दिया, फॉर्म्स के बारे में, यूनिवर्सल्स के बारे में, कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कैटेगरीज के बारे में। अब आया डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम ने कह दिया कि जो चीजें हम एक्सपीरियंस नहीं करते वो तो इल्यूजन होती हैं। डेविड ह्यूम ने कॉजेलिटी को चैलेंज कर दिया। ये मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं, इसलिए इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके बाद आया कांट, और कांट ने किया कोई बहुत ही डिटेल्ड स्टडी, बहुत ही डिटेल्ड स्टडी करी। और वो जो फॉर्म्स, वो जो यूनिवर्सल्स, वो जो कैटेगरीज, वो जो कॉन्सेप्ट्स, वो जो कहीं होते थे, कांट दिमाग में ले आया। कांट ने कहा भाई हमारे दिमाग में 12 कैटेगरीज होती हैं जिनकी वजह से हम ये दुनिया समझते हैं। कॉजेलिटी एक कैटेगरी है। कॉजेलिटी जैसे मिसाल के तौर पे मैंने सूरज को देखा और मैंने एक गर्म पत्थर को देखा। मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया कि उस सूरज ने इस पत्थर को गर्म किया है। मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है कॉजेलिटी का जिससे मैं समझ जाऊंगा कि उस सूरज ने इस पत्थर को गर्म किया है। मैंने कॉजेलिटी एक्सपीरियंस नहीं करी, लेकिन मैं दुनिया को समझता हूं कॉजेलिटी से। मैं दुनिया को समझता हूं टाइम से, मैं दुनिया को समझता हूं स्पेस से। कांट के नजदीक ये भी 2 इंट्यूटिव कैटेगरीज हैं, टाइम और स्पेस की। तो कांट ने 12 कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करवाई। पहली क्वांटिटी की जिसमें टोटलिटी, प्लूरैलिटी और यूनिटी। दूसरी क्वालिटी की यानी भाई नाम क्या बताऊं ये। तो कहने का मतलब ये कांट ने 12 कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करवाई कि भाई ये 12 कैटेगरीज हैं जो मेरे दिमाग में हैं, जिनकी वजह से मैं ये दुनिया समझता हूं। अगर मेरे दिमाग में वो कैटेगरीज ना होती मैं दुनिया को नहीं समझ सकता था। अच्छा जी, कांट ने क्या किया? कांट ने दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक फिनोमिनल वर्ल्ड जिसको मैं देख सकता हूं, समझ सकता हूं, एक नॉमिनल वर्ल्ड जिसको मैं नहीं देख सकता, नहीं समझ सकता। कांट ने कहा ये जो 12 कैटेगरीज मेरे दिमाग में है इससे मैं सिर्फ ये फिनोमिनल वर्ल्ड समझ सकता हूं। नॉमिनल वर्ल्ड, असल वर्ल्ड, हकीकत, थिंग इन इटसेल्फ में अभी भी नहीं समझ सकता। वो 12 कैटेगरीज यूज करके भी नहीं समझ सकता। कांट ने कहा कि ये जो इंसानों के दिमाग में 12 कैटेगरीज होती हैं ये फिक्स्ड होती हैं, ये हर इंसान के दिमाग में होती हैं। ये और कांट ने कहा कि मैं वो थिंग इन इटसेल्फ कभी भी नहीं समझ सकता। और कांट ने कहा कि ये जो कैटेगरीज होती हैं ये सब्जेक्टिव होती हैं, यानी ये सिर्फ मेरे दिमाग में है। बात समझ में आ गई यहां तक? अगर बात समझ में आ गई तो हेगल की कैटेगरीज पे बात शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया कैटेगरीज होती क्या है। इलियाटिक स्कूल ने कहा कॉन्सेप्ट्स असल होते हैं, पर्टिकुलर्स असल नहीं होते। प्लेटो आया, उसने फॉर्म्स को और ज्यादा इज्जत दे दी कि वो ट्रांसेंडेंटल होते हैं, वो उनकी वजह से ये दुनिया है। प्लेटो के बाद अरस्तु आया, अरस्तु फॉर्म्स को, कैटेगरीज को, कॉन्सेप्ट्स में इस दुनिया में ले आया। उसने कहा भाई हर चीज के अंदर ही फॉर्म होती है। उसके बाद आइडियलिज्म पर काम नहीं हुआ। उसके बाद कांट आया और कांट ने कहा कि 12 कैटेगरीज होती हैं और वो 12 कैटेगरीज हमारे दिमाग में होती है, लेकिन कांट ने कहा कि ये 12 की 12 कैटेगरीज फिक्स होती हैं, चेंज नहीं होती, हर आदमी में ये 12 होती हैं। अब आया हेगल और उसने अपनी कैटेगरीज के बारे में बताया। हेगल ने कहा कि हाँ भाई ये बात सही है कि हम इस दुनिया को डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं करते, अपनी 12 कैटेगरीज के थ्रू करते हैं। हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो ड्राइव होती है वो 12 कैटेगरीज से जो हमारे दिमाग में है, जो कांट ने कहा है, लेकिन हेगल ने कहा वो 12 नहीं है। पहली बात हेगल ने कहा वो 12 नहीं है। दूसरी बात हेगल ने कहा वो यूनिवर्सल नहीं है। तीसरी बात हेगल ने कहा वो फिक्स नहीं है। ये दुनिया कांस्टेंट थोड़ी है, ये दुनिया चेंज हो रही है। हर आदमी के अंदर 12 कैटेगरीज एक जैसी क्यों हो? जो आज से 2500 साल पैदा हुआ था पहले, उसके अंदर जरूरी थोड़ी है कि वो दुनिया इवॉल्व हो रही है। उसने कहा नहीं भाई, हर कल्चर में, हर सिविलाइजेशन में, हिस्ट्री के हर
पॉइंट पर इंसान के दिमाग में जो कैटेगरीज हैं वो डिफरेंट होती हैं। उसने कहा, हेगल ने कहा, कांट सही कह रहा है, कुछ कैटेगरीज यूनिवर्सल हैं जो सब में होती हैं, हर वक्त होती हैं, आज से 5000 साल पहले के इंसान में भी हैं, आज के इंसान में भी हैं, लेकिन बाकी जो कैटेगरीज हैं वो चेंज होती रहती हैं, और कैटेगरीज अपनी जात में भी चेंज होती रहती हैं, इवॉल्व होती रहती हैं। तो कांट ने जो कहा था ना कि 12 होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, सबके अंदर होती हैं, एक जैसी होती हैं, हेगल ने कहा नहीं, 12 नहीं होती, बहुत ज्यादा होती हैं, फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती हैं। 2500 साल पहले के इंसान की दिमाग में जो कैटेगरीज थी वो और थी, वो इस दुनिया को जो देखता था और तरीके, उसके लिए ये दुनिया और थी, मेरे लिए ये दुनिया और है। आज से 5000 साल पहले जो लोग आएंगे उनके लिए ये दुनिया और होगी, क्योंकि हम ये दुनिया एक्सपीरियंस करते हैं मीडिएटेड वे में, और मीडिएशन कौन करती है? वो कैटेगरीज जो मेरे दिमाग में, जब वो कैटेगरीज ही चेंज हो रही है तो मुझे ये दुनिया डिफरेंट नजर आएगी। 5000 साल पहले के आदमी को ये दुनिया डिफरेंट नजर आती थी, मुझे डिफरेंट नजर आ रही है आज के बाद आने वाले में। तो वो कैटेगरीज फिक्स नहीं है, वो कैटेगरीज यूनिवर्सल नहीं है, वो कैटेगरीज चेंज होती है, वो कैटेगरीज इवॉल्व होती है, हर कल्चर में वो कैटेगरीज डिफरेंट है, हर टाइम पर वो कैटेगरीज डिफरेंट है। और ऐसा नहीं है कि वो कैटेगरीज आपके अंदर आ जाएंगी धड़ाम से, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, एक कौम को किताबें पढ़नी पड़ती हैं, एक कौम को रिसर्च करनी पड़ती, तो फिर आपकी नेक्स्ट कैटेगरी डेवलप होती है, कॉन्शियसनेस इवॉल्व होना शुरू होती है, उसके पीछे मेहनत है। अच्छा जी, और हेगल ने एक और जगह डिसएग्रीमेंट किया कांट से। कांट ने कहा था वो कैटेगरीज मुझे सिर्फ फिनोमिनल वर्ल्ड दिखाती हैं, नॉमिनल असली दुनिया नहीं दिखाती। हेगल ने कहा नहीं, ये कायनात उन्हीं कैटेगरीज पर बनी हुई है। ये कहना कि टाइम मेरे दिमाग में है, स्पेस मेरे दिमाग में है, कॉजेलिटी मेरे दिमाग में है, इस दुनिया में कॉजेलिटी नहीं है, नहीं। हेगल ने कहा ये यूनिवर्स में कॉजेलिटी है, तभी मेरे दिमाग में कॉजेलिटी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मेरे दिमाग में, मेरा दिमाग थोड़ी बना रहा है कॉजेलिटी, कॉजेलिटी इस कायनात में है, तभी मुझे मेरे दिमाग में कॉजेलिटी का कॉन्सेप्ट है। हाँ, अगर मेरे दिमाग में कॉजेलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, मुझे इस यूनिवर्स में कॉजेलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। तो कांट से डिसएग्री किया है हेगल ने कहा नहीं, मैं उन कैटेगरीज से नोमिना भी जान सकता हूं, उसने इस डिवीजन को खत्म कर दिया कि फिनोमिना नोमिना। उसने कहा नहीं, मैं इस पूरी दुनिया को जान सकता हूं उन कैटेगरीज के जरिए, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको मैं नहीं जान सकता। अच्छा जी, तो कांट ने क्या कहा कि 12 कैटेगरीज होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, हर दौर के इंसान के अंदर वही 12 कैटेगरीज होती हैं, वो कैटेगरीज यूनिवर्सल हैं, उन कैटेगरीज के थ्रू हम इस दुनिया को देखते हैं, हम इस दुनिया को समझते हैं, हम इस दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं। कांट की कैटेगरीज थी 12। हेगल ने कहा कि हाँ भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है कि कांट ने 12 कैटेगरीज आइडेंटिफाई करी, ये बहुत बड़ी बात है। हेगल ने कहा मैं एग्री करता हूं कि हम इस कायनात को अपने दिमाग की कैटेगरीज के थ्रू समझते हैं, लेकिन हेगल ने बहुत सारी जगहों पर डिसएग्रीमेंट किया। हेगल ने कहा पहली बात तो यह है कि कैटेगरीज 12 नहीं होती, कैटेगरीज बहुत ज्यादा होती हैं जिनके जरिए से मैं इस दुनिया को समझता हूं। दूसरी बात यह कि कैटेगरीज यूनिवर्सल नहीं होती, हर दौर के इंसान के अंदर वही 12 कैटेगरीज नहीं होती, ये कैटेगरीज इवॉल्व हो रही हैं। जो पुराने जमाने के लोग थे उनके दिमाग में प्रिमिटिव कैटेगरीज थी, आज के दौर के इंसान में एडवांस्ड कैटेगरीज हैं। हमारी कॉन्शियसनेस इवॉल्व कर गई है, हम इस दुनिया को एक रिफाइंड तरीके से देखते हैं, सोफिस्टिकेटेड तरीके से देखते हैं, हमारी कैटेगरीज एडवांस्ड हैं। अगर आपने किसी कल्चर को समझना है, जैसे आप 2500 साल पहले के किसी कल्चर को समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप उस दौर के इंसान के दिमागों में कौन सी कैटेगरीज थी उनको समझें। हर सिविलाइजेशन की, हर कल्चर की, इवन टुडे, इवन आज, हेगल ने कहा आज भी जो दुनिया है इसमें हर कल्चर की कैटेगरी सेम नहीं है। इंडियंस के दिमाग में कैटेगरीज और हैं, यूरोपियंस अपनी कैटेगरी से दुनिया को समझते हैं, अफ्रीकन अपनी कैटेगरी से दुनिया को समझते हैं, हर यानी कैटेगरीज यूनिवर्सल नहीं है, हर इंसान के दिमाग में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। और हेगल ने एक और डिसएग्रीमेंट ये किया कि कांट ने कहा था कि मैं अपनी कैटेगरीज यूज कर भी हकीकत तक नहीं पहुंच सकता, ये कैटेगरीज मुझे फिनोमिनल वर्ल्ड दिखाती हैं, नॉमिनल वर्ल्ड नहीं दिखाती। हेगल ने कहा कोई ऐसा नहीं है केस है नॉमिनल और फिनोमिनल, ये डिवाइड कोई नहीं है, दुनिया एक ही है। और ये जो कैटेगरीज मेरे दिमाग में है भाई, रियलिटी का भी वही स्ट्रक्चर है, इस कायनात में कॉजेलिटी है, तभी मेरे दिमाग में कॉजेलिटी है। मेरा दिमाग सिर्फ मुझे हेल्प कर, मेरी कैटेगरी माइंड में कैटेगरी वो हेल्प करती है रियलिटी की कैटेगरी को समझने में। ये कहना कि नहीं कॉजेलिटी सिर्फ मेरे दिमाग में, हकीकत में नहीं है, ऐसा नहीं है, हकीकत और मेरा दिमाग एक ही है। तो हेगल ने कांट की कैटेगरी से डिसएग्री किया। इसने कहा, हेगल सेड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अ सिविलाइजेशन यू हैव टू अंडरस्टैंड द कैटेगरीज इन विच दैट सिविलाइजेशन इज थिंकिंग।
He says that most important changes in history have involved shifts in the categories through which human beings understand this world. यानी जब भी कोई बहुत बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी होती है, जब भी कोई बहुत बड़ी हिस्टोरिकल चेंज होती है, तो बेसिकली उसके अंडरलाइन में ये होता है कि लोगों की कैटेगरीज इवॉल्व कर जाती हैं, वो नए तरीके से इस दुनिया को देखना शुरू कर देते हैं. उसने कहा कि आज जो हमारे दिमाग में कैटेगरीज हैं वो हमारी पिछली जो एंसेस्टर्स थे उनकी मेहनत का नतीजा है. उन्होंने जो सोचा, उन्होंने जो काम किया, और ये कैटेगरीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं लैंग्वेज के थ्रू. He thought we should not just be satisfied that we've become familiar through inheritance with the categories of understanding. Rather, it's about time we should demand to see with our own eyes how these familiar categories are indeed freely determined by thought itself. देखिए, हेगल ये कहता था कि ये जो कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, हमारे दिमाग में जो कैटेगरीज हैं, ये खुद ही इवॉल्व हुई हैं, ये सेल्फ डिटरमाइनिंग है. तो हेगल ने कहा भाई आज जो हम इवॉल्व हो गए हैं, हम फ्रीडम पर आ गए हैं, हमारा कॉन्शियसनेस उरूज पर आ गया है, हमने फाइनल कैटेगरीज जो एब्सोल्यूट की कैटेगरी है, खुदा तक की कैटेगरी है, उस तक की अंडरस्टैंडिंग हासिल कर ली है. लेकिन हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि ये कैटेगरीज ड्राइव कैसे हुई हैं. ये कैटेगरीज आई कहां से? यानी कि उसने कहा कि प्लेटो ने अपनी कैटेगरीज बताई, लेकिन ये नहीं प्लेटो ने कहा फॉर्म होती है, उस फॉर्म की वजह से पर्टिकुलर होता है. क्यों नहीं बताया. उसने कहा डेकार्ट ने स्पिनोजा ने कहा ये पूरी कायनात जो है ये एक सब्सटेंस है, और कायनात की हर चीज बेसिकली उस सब्सटेंस की दो स्ट्रैंड्स हैं, एक मैटर एक थॉट. मेरा मैटर खुदा का मैटर है, और इस कायनात में जितना मैटर है वो खुदा का मैटर है, और इस कायनात में जितनी थॉट है वो खुदा की थॉट का मोड है. तो ये उसने नहीं बताया कि इस यूनिवर्स में एक सब्सटेंस क्यों है. उसने सब्सटेंस की अजम्पशन ली, प्लेटो ने फॉर्म्स की अजम्पशन ली, एरिस्टोटल ने फॉर्म और मैटर की अजम्पशन ली, हर फिलोसोफर ने कुछ अजम्पशन. स्पिनोजा ने अपना पूरा सिस्टम लिखा, स्पिनोजा का पूरा सिस्टम है, लेकिन उसमें बहुत सारी अजम्पशंस ली. स्पिनोजा ने पहले बहुत सारे एक्सियोम्स लिखे, वो एक्सियोम्स उसने कहा अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर मेरा सिस्टम ये है. उसने हेगल ने कहा मुझसे पहले जितने फिलोसोफर्स आए उन्होंने इन कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारी असम्पशंस ली. कांट ने हमें ये नहीं ये हेगल कह रहा है कांट ने हमें ये नहीं बताया कि ये 12 कैटेगरीज कहां से आ गई. कांट ने हालांकि थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी थी कि ये अंडरस्टैंडिंग से आती हैं, लेकिन कांट ने ये कैटेगरीज ड्राइव नहीं करी. तो हेगल ने कहा कि भाई मुझसे पहले जितने आइडियलिस्ट गुजरे हैं उन्होंने अजम्पशंस तो ली, लेकिन बगैर अजम्पशन के, यानी ये थॉट तो खुद डिटरमाइन कर रही है ना अपनी कैटेगरीज, हमें इसको ड्राइव करना है बगैर अजम्पशन के. तो हेगल ने कहा भाई कांट पर एक और जो डिसएग्रीमेंट था हेगल को वो ये था कि उसने सिर्फ बता दिया कि ये 12 कैटेगरीज होती हैं. अबे भाई ये कहां से आई, ये कैसे ड्राइव हुई हैं? अगर नॉलेज से ड्राइव हुई हैं, अंडरस्टैंडिंग से ड्राइव हुई है, तो अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग के पास ये कहां से आई? तो हेगल का डिसएग्रीमेंट ये था कि कांट ने इन कैटेगरीज का सिर्फ थ्रो कर दिया, बताया नहीं कि ये आई कहां से. तो हेगल ने अपनी किताब लिखी लॉजिक, कि हमारे दिमाग में जो अंडरस्टैंडिंग की कैटेगरीज हैं जो प्लेटो से शुरू हुई थी, एरिस्टोटल से, एलियाटिक स्कूल, और फिर कांट ने कहा 12 होती हैं. हेगल ने कहा मैं बताऊंगा कि ये कहां से आई, और मैं कोई अजम्पशन नहीं लूंगा, मैं जीरो से शुरू करूंगा. ये नहीं कहूंगा कि स्पिनोजा की तरह ये 15 बातें मान लो फिर मैं ये साबित कर दूंगा. नहीं, मैं जीरो से बताऊंगा कि ये कैटेगरीज कहां से आई, ये कैटेगरीज कैसे इवॉल्व हुई, ये कैटेगरीज डायलेक्टिकल सिस्टम यूज करती हैं. एक कैटेगरी पेरेंट कैटेगरी के अंदर चिल्ड्रन कैटेगरीज होती हैं, वो चिल्ड्रन फिर नेक्स्ट कैटेगरी का पेरेंट बन जाता है. तो ये कैटेगरीज एक दूसरे को ड्राइव करती हैं, और मैं कोई भी अजम्पशन लिए बगैर काम करूंगा तो मेरा सिस्टम जो होगा वो परफेक्ट होगा. हेगल ये बताना चाह रहा है कि थॉट कैसे इवॉल्व हुई है, हमारी कैटेगरीज जो दिमाग में आई हैं वो कैसे आई हैं. हेगल ये समझता था कि आज हम एब्सोल्यूट आइडिया तक पहुंच गए, तो कैसे पहुंचे? ये थॉट इंसानों की तारीख में जब से इंसान आए हैं उस दिन से लेके आज तक के इंसान में ये थॉट ने क्या सफर तय किया है.
हमारे दिमाग में कौन 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 सी कैटेगरीज इवॉल्व हुई हैं, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है आप समझें। हमारा थॉट प्रोसेस किस तरह से इवॉल्व हुआ है, ये इसकी लॉजिक है, और हमारी कॉन्शियसनेस किस तरह से इवॉल्व हुई है, ये इसकी फिनोमिनोलॉजी। एक और बुक है, ये रखी है, फिनोमिन, अब ऊपर नजर नहीं आ रहा। तो लॉजिक में हेगल बताएगा हमारी थॉट की कैटेगरीज कैसे इवॉल्व हुई हैं ओवर द ह्यूमन हिस्ट्री, और कोई भी असम्पशन लिए बगैर बताएगा। जैसे डेकार्ट ने अपना फलसफा शुरू किया था ना, यूनिवर्सल डाउट से, जीरो से, कह रहा है मैं भी जीरो से शुरू करूंगा। हर कैटेगरी के अंदर उसकी पेरेंट कैटेगरी के अंदर चिल्ड्रन कैटेगरीज होती हैं, यानी ये एक दूसरे को ड्राइव करती हैं। तो बेसिकली जो पेरेंट कैटेगरी है वो एक है, यूनिवर्सल मोनिज्म। और हेगल ये भी समझता था कि ये जो यूनिटी ऑफ थॉट एंड बीइंग, यानी ये जो मेरी थॉट है और थॉट में जो कैटेगरीज हैं, रियलिटी भी वैसी ही है, बीइंग भी वैसी ही है। हेगल ने तो कहा, कांट ने तो कहा था ना, रियलिटी और थॉट अलग है। हेगल कह रहा है कि नहीं, जो थॉट है, मेरी थॉट में जो कैटेगरीज हैं, रियलिटी भी वही है। यानी हेगल की जो लॉजिक है वो एपिस्टेमोलॉजी भी है और ऑन्टोलॉजी भी है। ये जो कैटेगरीज हेगल ड्राइव करेगा जीरो से शुरू करके द गुड तक, द वन तक, द आइडिया तक, द एब्सोल्यूट तक, खुदा तक, वो सारी रियलिटी भी है। हेगल की, यहां हेगल आइडियलिस्ट है ना, आइडियलिस्ट क्या, तो आइडिया ही रियल होता है, थिंकिंग ही रियल होती है। उस थिंकिंग की मैनिफेस्टेशन ये दुनिया है, जो फिलोसफी ऑफ नेचर है हेगल की, जो उसकी दूसरी फिलोसफी है। हम लॉजिक की बात करना, लॉजिक सिर्फ थिंकिंग है, बीइंग है, और बीइंग हेगल की यहां थिंकिंग ही रियलिटी है, क्योंकि हेगल आइडियलिस्ट है। तो ये दिमाग में जो कैटेगरीज हैं, कायनात भी वैसी ही है। अच्छा जी, अब हेगल आपको बताएगा कि हमारे दिमाग में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और ये कैसे इवॉल्व हुई हैं। और हेगल को कोई भी सपोजिशन नहीं लेनी, कोई अजम्पशन लेके शुरू नहीं करनी। तो अब हेगल कैसे बताना शुरू करे कि हमारे दिमाग में जो कैटेगरीज हैं वो कैसे इवॉल्व हुई हैं। हमारा दिमाग जो इतने हजार साल से इंसान इस दुनिया में है, और बकौल हेगल के आज हम एब्सोल्यूट आइडिया तक पहुंच गए हैं, जीरो से शुरू करके एब्सोल्यूट आइडिया तक हमारा दिमाग ये सारा सफर तय कर चुका है। हमारे दिमाग में बहुत सारी कैटेगरीज आ गई हैं, तो ये कैसे आई हैं। अब हेगल कैसे बताना शुरू करे कि दिमाग में पहली कैटेगरी कौन सी है। कोई तो असम्पशन लेनी पड़ेगी ना, बगैर असम्पशन के तो काम नहीं होगा ना भाई। आपको सोच का सफर तय करवाना है इंसानों को, तो पहली सोच क्या होगी इंसान के दिमाग में। पहली सोच क्या होगी यार, पहली थॉट क्या होगी। हेगल ने कहा कि भाई, यानी हेगल ये क्लेम कर रहा है कि वो सपोजिशन लेस फिलॉसफी शुरू की उसने। मैं समझता हूं कि उसने एक सपोजिशन, एक अजम्पशन ली। उसने कहा कि मैं शुरू करता हूं बीइंग से। बीइंग, BEING, बीइंग एक ऐसी सोच है, बीइंग एक ऐसी सोच है जो टोटली इनडिटर्मिनेट है, यानी उसके अंदर कोई डिटर्मिनेसी ही नहीं है। भाई जब आप कुछ सोचते हैं तो उस सोच में कोई डिटर्मिनेसी होती है ना, कि भाई आप गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी लड़की के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी समंदर के बारे में, आप किसी ख्वाब के बारे में सोच, आपकी हर सोच एक डिटर्मिनेट सोच, उसमें कुछ डिटर्मिनेसी होती है ना। हेगल ने कहा नहीं, बीइंग एक ऐसी सोच है, बीइंग एक ऐसी सोच है जो पहली सोच है जिसमें कोई डिटर्मिनेसी ही नहीं है, वो बस ये है कि वो है। बीइंग एक बहुत ही एम्प्टी सोच है, एक बिल्कुल ही खाली सोच है, एक बिल्कुल ही इनडिटर्मिनेट सोच है। उस सोच में कुछ भी नहीं है, बस वो है, इट इज। मैंने आपको कहा था ना, हेगल की डायलेक्टिक्स में तीन हिस्से होते हैं, पहली पॉजिटिव, दूसरी उसकी नेगेटिव, और फिर ये दोनों मिल जाते हैं और रिकंसाइल हो जाते हैं तीसरे में, लेकिन तीसरे में ये दोनों जिंदा रहते हैं। ये हेगल की डायलेक्टिक्स है। पहली सोच पॉजिटिव है जो हेगल के दिमाग में आई, थॉट, बीइंग की, बीइंग होती है। हेगल कह रहा है बीइंग एक ऐसी सोच है जिसमें कोई डिटर्मिनेसी ही नहीं है, उसमें कुछ भी डिटर्मिनेट नहीं है, उसमें से सारी डिटर्मिनेशंस निकाली आ चुकी है, बस उसमें यह कॉमन है कि वो है, बस है। भाई जब
आपने एक कैटेगरी में से दूसरी कैटेगरी निकालनी है। अब बीइंग में कुछ है ही नहीं तो उसमें से निकालोगे क्या? हेगल ने कहा ना एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी, हम सिर्फ 3 कैटेगरीज ड्राइव करेंगे आज, बीइंग, नथिंग और बिकमिंग। बाकी 36 कैटेगरीज जो है भाई वो तो फिर वीडियो 10 घंटे की बन जाएगी और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सिर्फ 3 कैटेगरीज ड्राइव करेंगे, बीइंग, नथिंग, बिकमिंग। बाकी मैं तस्वीर दे दूंगा सारी कैटेगरीज की। हेगल ने कहा मैं आपको सोच का सफर बताता हूं। आज जो हमारे दिमाग में कैटेगरीज हैं, जो हम एब्सोल्यूट तक पहुंच चुके हैं, आखिरी सोच, खुदा की सोच तक पहुंच गए, वो कैसे पहुंचे। पहली सोच से शुरू करूंगा और डायलेक्टिकल मेथड यूज करके, क्योंकि सोच डायलेक्टिकल मेथड यूज करती है। मैं अपनी तरफ से डायलेक्टिकल मेथड इंपोज नहीं कर रहा हूं, थॉट वर्क ही डायलेक्टिक्स में करती है। तो पहली कैटेगरी हेगल ने कहा बीइंग। बीइंग एक ऐसी सोच है जो बिल्कुल ही खाली है, प्योर बीइंग, जिसमें कुछ भी पर्टिकुलर नहीं है। ये बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, यानी कि इजनेस, इजनेस, सिर्फ होना, कोई डिटर्मिनेशन नहीं है इसमें। इसमें सारी डिटर्मिनेशंस निकाली जा चुकी हैं। ये टोटली इनडिटर्मिनेट है, ये बिल्कुल ही वैक्यूम है, ये बिल्कुल ही एम्प्टी है। ये सारी डिटर्मिनेशन से खाली हो चुकी है। यानी ये जो सोच है, जो पहली सोच है बीइंग की, वो इतनी खाली है, उसमें इतना कुछ भी नहीं है, वो इतनी इनडिटर्मिनेट है कि वो नथिंग है। यहां से हमने दूसरी कैटेगरी ड्राइव कर ली। पहली कैटेगरी बीइंग, एक ऐसी सोच जो बिल्कुल खाली है। अब एक सोच जो बिल्कुल खाली है, जिसमें कुछ भी नहीं है, जो बिल्कुल ही इनडिटर्मिनेट है, कोई पर्टिकुलरिटी नहीं है उसमें, तो वो इतनी एम्प्टी है, इतनी वैक्यूम है कि वो नथिंग है। भाई जब कुछ होगा ही नहीं, एक सोच जब बिल्कुल ही खाली होगी तो वो नथिंग होगी ना। यानी अपने ऑपोजिट में चली गई वो पहली सोच, अपने ऑपोजिट में चली गई, बीइंग नथिंग में चली गई। यानी बीइंग और नथिंग आइडेंटिकल हो गए, यानी बीइंग गायब हो गया नथिंग में। और जब आप नथिंग के बारे में सोचते हैं, नथिंग क्या है भाई? नथिंग के बारे में सोचते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में वैक्यूम हो जाता है, आप फिर भी किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं। तो वो नथिंग, जो एम्प्टी नथिंग है, वो बीइंग है। यानी बीइंग वैनिश हो जाती है नथिंग में और नथिंग वैनिश हो जाता है बीइंग में। यानी बीइंग और नथिंग आइडेंटिकल है। कैसी टोपी करा गया हेगल बीइंग और नथिंग आइडेंटिकल है। यानी बीइंग वैनिश हो जाती है नथिंग में, दूसरी कैटेगरी, और नथिंग वैनिश हो जाता है बीइंग में। तो ये बीइंग भी वैनिश हो रहा है, नथिंग भी वैनिश हो रहा है। यानी ये दोनों स्टैटिक नहीं है। ये बीइंग वैनिश हो जाता है नथिंग में, नथिंग वैनिश हो जाता है बीइंग में, फिर ये एक दूसरे में वैनिश हो रहे हैं, ये स्टैटिक नहीं है। तो इसका मतलब है ये एक प्रोसेस है जिसको हम बिकमिंग कह सकते हैं, बिकमिंग का प्रोसेस। ये तीसरी कैटेगरी ड्राइव हो गई। यानी बीइंग जो है वो एम्प्टी कैटेगरी, बीइंग एक ऐसी सोच है जिसमें कोई पर्टिकुलराइजेशन नहीं है। यानी बीइंग जो है वो इज है, और जब कोई चीज इतनी एम्प्टी हो कि उसमें कुछ भी ना हो तो वो इज नॉट हो जाती है। यानी इज और इज नॉट बराबर है। यानी यहां होना ना होना है और ना होना यानी होना है यहां होना ना होना है और ना होना यानी होना है। बल्कि वो गालिब ने कहा ना, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। खुदा की कसम, ना होता, यानी गालिब ये कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। भाई हेगल ने क्या कहा कि ये जो लॉजिक है, ये एपिस्टेमोलॉजी भी है और ये ऑन्टोलॉजी भी है। यानी ये थॉट भी है और बीइंग भी है। थॉट और बीइंग एक ही चीज है। गालिब क्या कह रहा है? ना होता मैं तो क्या होता, ना थॉट होती ना बीइंग होता। इस दुनिया में इंसान जो सबसे बड़ा काम कर सकता है ना, वो शायरी है। शायर से ऊपर कोई नहीं है, खुदा की कसम। ठीक है जी। तो बीइंग वैनिश हो जाता है नथिंग में, नथिंग वैनिश हो जाता है बीइंग में। तो हमें पता ही नहीं कि बीइंग और बिकमिंग में क्या फर्क है। यानी कि बीइंग डिसअपियर हो रहा है नथिंग में, नथिंग डिसअपियर हो रहा है बीइंग में। इसका मतलब ये एक बिकमिंग का प्रोसेस है। तो फिर हमने तीसरी कैटेगरी आइडेंटिफाई कर ली, बिकमिंग की। यानी हमने बीइंग से शुरू किया, फिर हमने नथिंग डिराइव किया,
ये डायलेक्टिकल प्रोसेस है, पॉजिटिव, नेगेटिव और फिर उनकी रिकंसिलिएशन, जिसमें ये दोनों शामिल होते हैं। बीइंग, नथिंग, बिकमिंग, हमने पहली 3 कैटेगरीज आइडेंटिफाई कर ली। यानी बीइंग और नथिंग जो है, ये जो इन दोनों का ऑपोजिशन है, ये मर्ज हो जाती है इन द यूनिटी ऑफ बिकमिंग, बट एट द सेम टाइम द डिफरेंसेस आर प्रिजर्व विद इन द न्यू कैटेगरी। देखें, ये सबलेशन का प्रोसेस है। ये सबलेशन का लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है हेगल की फिलॉसफी में। तीसरा जो स्टेप होता है ना डायलेक्टिकल प्रोसेस में, वो सबलेशन कहलाता है। पहला पॉजिटिव, दूसरा उसका ऑपोजिट, फिर ये दोनों मर्ज हो जाती हैं, यानी ये गर्क भी हो जाती हैं और बच भी जाती हैं। सबलेशन के 2 मतलब हैं, मर भी जाना और जिंदा भी हो जाना। यानी ये दोनों तीसरी कैटेगरी में मर भी जाते हैं और प्रिजर्व भी हो जाते हैं। सबलेशन इसको कहते हैं। डायलेक्टिक्स के 3 स्टेप है ना। पहला स्टेप पॉजिटिव, दूसरा स्टेप उसका ऑपोजिट, तीसरे में इन दोनों की यूनिटी, तीसरे में गर्क भी हो जाते हैं और जिंदा भी हो जाते हैं, प्रिजर्व भी हो जाते हैं। यह है डायलेक्टिक्स, सबलेशन कहते हैं इसको। यानी बीइंग एंड नथिंग आर प्रिजर्व्ड इन बिकमिंग। बीइंग और नथिंग बिकमिंग में प्रिजर्व हो जाते हैं, जाया नहीं होते। हर कैटेगरी दूसरी कैटेगरी को ड्राइव करती है। तो बीइंग ने नथिंग को ड्राइव किया, नथिंग ने बिकमिंग को ड्राइव किया, बिकमिंग से और कैटेगरीज ड्राइव होंगी। जैसे क्वालिटी है, अब आप कोई भी सोच रहे हैं तो पहले उसकी क्वालिटी दिमाग में आएगी ना, फिर उसकी क्वांटिटी दिमाग में आएगी, फिर उसकी। तो इस तरह से हेगल ने सोच की कैटेगरीज बताई हैं। हाँ जी, तो इस तरह से हेगल ने 30-40 कैटेगरीज आइडेंटिफाई करी हैं। बहुत मुश्किल है, और वो फिर यानी बहुत ही ड्राई काम है। उस पर अगर बोलना शुरू कर दें तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आइडिया ये था कि आपको कैटेगरीज की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इलियाटिक्स क्या सोचते थे, प्लेटो ने कैटेगरीज के बारे में क्या बोला, एरिस्टोटल ने कैटेगरीज के बारे में क्या बोला, कांट ने 12 कैटेगरीज कैसे आइडेंटिफाई करी, और हेगल ने कांट से कितना डिसएग्रीमेंट किया। फिर हेगल ने अपनी लॉजिक में सारी कैटेगरीज आइडेंटिफाई करी डायलेक्टिकल मेथड यूज करके। और उसने कहा कि डायलेक्टिकल मेथड मैं इस सोच पर इंपोज नहीं कर रहा हूं, थॉट खुद डायलेक्टिक्स में मूव करती है। तो ये हेगल की लॉजिक है। और हेगल ने सारी कैटेगरीज कर 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 करके आखिरी उसकी कैटेगरी जो है वो है द एब्सोल्यूट, द आइडिया। और हेगल ने कहा कि जब हम आखिरी कैटेगरी पर पहुंचते हैं ना, द आइडिया, द एब्सोल्यूट, वो आखिरी कैटेगरी भी है, वो पहली कैटेगरी भी है, क्योंकि जो द बीइंग थी उसके अंदर सारी कैटेगरीज थी। तो ये सिस्टम आगे भी चलता है और पीछे भी चलता है। तो ये सर्कुलर सिस्टम है। हेगल के सिस्टम का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। यानी हेगल बचना चाह रहा था ना, वो जो अरस्तु से लोग पूछते थे ना कि फर्स्ट कॉज, तुम्हारे हर कॉज एंड इफेक्ट पे सोचते हो तुम, तो कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, तो पहला कॉज क्या है इस दुनिया का, जिसका अरस्तु के पास जवाब नहीं था, जिसका स्पिनोजा ने यह जवाब दिया कि पहला कॉज जो था वो सेल्फ कॉज था। इस जवाब से भी हेगल खुश नहीं हुआ। तो हेगल ने अपने सिस्टम को सर्कुलर बना दिया। उसने कहा जो आखिरी सोच है द एब्सोल्यूट आइडिया, जिसके अंदर पिछले सारे आइडियाज थे, और पहला आइडिया जो था बीइंग, उसके अंदर भी पहले सारे आइडियाज थे। तो ये सिस्टम एक सर्कुलर सिस्टम है। बीइंग के अंदर ही द एब्सोल्यूट है। भाई जब मैं कहूं बीइंग का मतलब इज, तो इज तो हर सोच है ना, हर चीज कम से कम इज तो होती है ना। देखिए, मैं इस प्रैक्टिकल दुनिया की मिसालें आपको नहीं देना चाह रहा हूं कि ये कप है, क्योंकि हम इसमें फिलोसफी ऑफ नेचर की बात नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ दिमाग के अंदर की बात कर रहा हूं, थॉट्स की बात कर रहा हूं, इसलिए कोई कॉन्क्रीट मिसाल आपको नहीं दे रहा हूं। समझ रहे हैं ना? तो हमारे अंदर कुछ भी आप सोच लें, वो कम से कम उसमें से सब कुछ निकाल दे तो है तो ना, है तो हर चीज है ना। समझ है में तो सब कुछ है ना। फिर आप उसको डिटरमाइन करते चले गए ना द एब्सोल्यूट तक, तो ये सिस्टम सर्कुलर हो गया। तो हेगल का जो सिस्टम है उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए आप उससे पूछ नहीं सकते फर्स्ट कॉज क्या है। यानी डायलेक्टिकल प्रोसेस के जरिए हेगल स्टार्टिंग पॉइंट से भी बच गया। भले हेगल ये समझता है कि वो बच गया। यानी मैं आपको बताऊं, प्लेटो ने कहा था बीइंग जो है वो खुदा है, हेगल की फिलॉसफी में बीइंग भी है। हेराक्लाइटस ने कहा था बिकमिंग खुदा है, हेगल की फिलॉसफी में बिकमिंग भी है। इलियाटिक्स ने कहा था बीइंग खुदा है, हेगल की कैटेगरी में बीइंग है। स्पिनोजा ने कहा था सब्सटेंस खुदा है, हेगल की फिलॉसफी में सब्सटेंस भी है। तो ये जो आखिरी कैटेगरी ना हेगल की, द एब्सोल्यूट आइडिया इज द यूनिवर्सल ऑफ ऑल थिंग्स एंड थॉट्स। और रियलिटी भी तो हेगल की जो एपिस्टेमोलॉजी है वही ऑन्टोलॉजी है। तो यानी रियलिटी ही हेगल की, रियलिटी सिर्फ थॉट है। तो ये जो हेगल का आखिरी कैटेगरी है ना द एब्सोल्यूट, द लोगोस, वो यूनिवर्सल
दिमाग है, ये वो यूनिवर्सल दिमाग है जिसने इस पूरी कायनात को होल्ड किया हुआ है। हेगल के नज़दीक रीज़न ही इस कायनात की आखिरी जस्टिफिकेशन है। रीजन होल्ड्स द यूनिवर्स, द कॉस्मिक रीजन, द लोगोस, द एब्सोल्यूट, द आइडिया। तो इस तरह से हेगल ने जीरो से कैटेगरीज आइडेंटिफाई करना शुरू करी और वो एब्सोल्यूट आइडिया तक पहुंचा। वो कैटेगरीज कैसे ड्राइव हुई हैं, मेरा ख्याल है वो जानना इतना ज़रूरी नहीं है जितना हमें ये जानना ज़रूरी है कि कैटेगरीज होती क्या हैं, ग्रीक्स क्या सोचते थे उन कैटेगरीज के बारे में, कांट ने क्या सोचा उन कैटेगरीज के बारे में, और फिर हेगल ने उन कैटेगरीज को कैसे ड्राइव किया। ये बैकग्राउंड देना इस वीडियो का मकसद था। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। मेरा एक दोस्त है जो इंडिया से है, वो मेरे वीडियोस के ना मुझे थंबनेल बना के भेज देता है, बहुत अच्छा लड़का है। तो उसको मैंने बताया था एक दफ़ा कि मैं अगली वीडियो उस वक्त तक नहीं डालता जब तक पिछली वीडियो के 20-25 हज़ार व्यूज़ नहीं आ जाते, क्योंकि मुझे अफसोस होता है, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये वीडियोस बनती है। मैंने बताया ना माकियावेली की वीडियो पे मैंने कम से कम 25 किताबें पढ़ी थी। तो ये हेगल की लॉजिक को इतना सिंप्लीफाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, तो इसके पीछे मेहनत होती है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियोस नहीं डालता हूँ। मुझे अफसोस होता है कि अगर मेरी वीडियोस के व्यूज़ ना आए, और अगर व्यूज़ आना खत्म हो जाएंगे मैं ये काम करना भी छोड़ दूंगा। मैं इसमें लोग समझते हैं कि मैं व्यूज़ के लिए रो रहा हूँ। भाई मैं बिल्कुल व्यूज़ के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे व्यूज़ नहीं आएंगे मैं छोड़ दूंगा ये काम, सच्ची बात है। मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ। पैसे तो $100-200 मिल, $200 का क्या बंदा सुबह नाश्ता कर लेता है इतने में, तो वो तो पैसों के लिए नहीं। लेकिन व्यूज़ की जब कोई सुनने वाला ही नहीं होगा तो बोलने का मज़ा नहीं आता। तो मुझे अच्छा नहीं लगता ये कहते हुए, लेकिन अगर आपके लाइक माइंडेड ग्रुप्स में ये वीडियोज़ आप शेयर करें तो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, जल्दी जल्दी काम करूंगा यार। तो हेगल की लॉजिक को इतना सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल था। मेरा ख्याल है कि मैंने सारे एंगल्स कवर कर लिए हैं, एक्सेप्ट कि वो कैटेगरीज ड्राइव कैसे हुई है वो हमारा काम नहीं है, वो बहुत टेक्निकल काम है। अगर इस वीडियो के व्यूज़ आ गए तो मैं हेगल की फिनोमेनोलॉजी पर भी एक वीडियो बना दूंगा, और फिर एक फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो इन 3 वीडियोज़ में हेगल का बहुत सारा एरिया कवर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।